आपका बच्चा जो है ना वो अनकॉन्शियसली आपकी वाइब लेता है और जो आप कर रहे हैं ना वो वैसे एग्जिबिट करता है। कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं दैट मेक्स योर पर्सनालिटी? जब आप पैदा हुए आप सर्टन सेट ऑफ जो है ना वो इंट्रिंसिक आपकी एक पर्सनालिटी के साथ आप पैदा हुए। कुछ बिहेवियर जो है वो इनहेरेंटली आप में कुछ आप लर्न करते हैं फ्रॉम पीपल बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक शेम। तो वो कहते हैं कि वो पर्सनालिटी को मैं छुपा दूँ, वो नहीं नज़र आनी चाहिए, मैं सबको बबली एंड लवली नज़र आना चाहिए। इफ़ यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू सॉर्ट ऑफ लाइक pretend to be what you are not, तो क्या इसका पर्सनालिटी के ऊपर आपके कोई फ़र्क पड़ता है या आपकी मेंटल वेलबींग के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? This leads to physical illness as well. And so ultimately I think it takes us back to that question कि can we lie to ourselves? So yes. Probably yes we can lie to ourselves. आप नेकी कमाना चाहते हैं क्योंकि आप जन्नत में जाना चाहते हैं. Exactly. You want to feel good about yourself that you are going to heaven and others are going to hell. जो आमतौर पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात की जाती है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन बट मे बी वी कैन ब्रीफली टॉक अबाउट दैट. क्या वो भी कनेक्टेड है आपकी अपब्रिंगिंग से? कनेक्टेड है. अच्छा, इसमें जो है ना वो आ जाता है आपका इन्वायरमेंटल प्रेशर, ठीक है, या इन्वायरमेंटल कुछ चीज़ें आप लर्न करते हैं, कुछ बिहेवियर जो हैं वो इनहेरेंटली आप में कुछ आप लर्न करते हैं फ्रॉम पीपल. अब आप अपने घर में फादर देख रहे हैं डोमिनेटिंग योर मदर, ठीक, फिर आप किसी और घर में भी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब आपने सारी ज़िंदगी मदर को किचन में, अपनी मदर को या अपने आगे पीछे ख़वातीन को किचन में देखा है, मर्दों को उन पे चीखते देखा है, ठीक है. तो आप जो है वो टॉक्सिक मतलब आपके आगे एग्जाम्पल ही नहीं है. आपके आगे एग्जाम्पल यही है कि आप मर्द ही तब हो जब आप जो है वो टॉक्सिसिटी, मतलब क्योंकि उनको ये टॉक्सिक नहीं लगता, उन्हें लगता है कि अच्छा मर्द ऐसे ही होते हैं, मर्दों ने ऐसे ही करना है. दे आर नॉट लेड बाय एग्जाम्पल. आई थिंक यही होता है ना कि उन्होंने बचपन में सारा आमतौर पर जो घरानों में होता है वो ये एक कल्चर देखा है जहाँ पे जो वालिद है वो डोमिनेट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल. तो फॉर देम दैट्स द नॉर्मल आफ्टर मैरिज. सो व्हेन दे सी दैट इफ देयर स्पाउस इज ट्राइंग टू गेट मोर पावर और लाइक ट्राइंग टू एटलीस्ट हैव अ लाइफ ऑन इक्वल टर्म्स, तो फॉर देम दैट्स समथिंग अनयूजुअल. अच्छा, उसमें अब यहाँ पे टॉक्सिक शेम आ जाती है. इफ़ ही ट्राइज टू बी समबडी हु अंडरस्टैंड्स के आप सामने वाले बंदे की क्या फीलिंग्स है, या ये ही इज़ बीइंग शेम्ड बाय द होल फैमिली. कि वो जैसे आपने सुना है कि जी ये तो बीवी के नीचे लग गया है, ये तो बीवी की बात ही सुनता है, इसको तो ये चीज़ जो है ये आपको ये शेम वहाँ पे नहीं, चाइल्डहुड में एंड नहीं हुई, ये आपको शादी के बाद भी ये शेम जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है. क्योंकि अगर आप चाहो भी ना कि यू वांट टू ब्रेक दैट चेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. दैट इज़ वाई मैनी मैन दे जस्ट से वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह के मसाइल हैं. दे रिकग्नाइज दिस कि यहाँ से ज़्यादती हो रही है, अगर उनकी फैमिली की तरफ से ज़्यादती हो रही है वाई, बट दे चूज़ not to speak on it. Why? Because they are like ये जो है मैं अगर इसको इस रास्ते पे चलता हूँ, ठीक है, the right path, it has been made very difficult for them. तो ज़्यादातर लोग क्या है वो कहते हैं आसान रास्ता ये है कि आप वही वाली चीज़ को प्रैक्टिस करो अपने वाइफ पे और आंखें बंद करके ज़िंदगी जो है वो गुजारते रहो. क्योंकि अब हम यहाँ पे क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, तो आप अगर अपनी बीवी के कपड़े इस्त्री कर रहे हो तो आप तो फिर अगले टाइम में जो है वो घर नहीं आ पाओगे. मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे आपने बाहर किसी को बहुत बुरी तरह मार दिया है तो वो है कि अब घर ना आना. तो वो यहाँ पे ये वाला बहुत प्रॉब्लम है. जो कपल्स कंपैरेटिवली अकेले रहते हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वल लोड शेयरिंग होती है. मैं सिर्फ लोड शेयरिंग की पॉइंट से बात कर रही हूँ, ये नहीं है कि वो एग्रेसिव नहीं होते या मतलब वो और टॉक्सिक बिहेवियर्स नहीं शो करते, लेकिन बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी ने जो है ना, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, वो सोसाइटी ने इनग्रेन की हैं. जिसमें एक बहुत ये चीज़ है जो फीमेल्स में आती है कि यू हैव टू, जैसे है ना कि आपने आदमी की ज़िंदगी में जब आप आ गए हो तो बस आप ही हो, उसकी और कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसका सोशल सर्कल आपने ख़त्म करना है, आपने उसकी लाइफ को जो है वो बिल्कुल उसकी एक ही लाइफ कर देनी है कि सुबह ऑफिस, अब शादी हो गया, अब ऐसे हो जब शादी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अब ये भी जो है ये कंडीशनिंग हुई हुई है. उसी के साथ मेल की कंडीशनिंग ये हुई भी है कि अब इसकी क्योंकि शादी हो गई है, अब इसका पेरेंट्स भी जो है सेकेंडरी हो गए हैं, सब कुछ सेकेंडरी है. प्राइमरी क्या है, हम हमारी तुम्हारी फैमिली, द हस्बैंड, ठीक है. तो जब आपने अब ये कर दिया, अब ये रोल्स हैं जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं और इसी तरह से वो चल रहे हैं. इसमें अब चेंज लाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. और हमारे यहाँ पे कपड़ों पे 20,000 30,000 रुपये खर्च कर लेंगे, डाइन आउट कर लेंगे, वेकेशंस करने चले जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं लेंगे.
साइकोलॉजिकल हेल्प चले आप नहीं भी लेना चाहते, लाइफ कोचेज़ होते हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, आप किसी से बात करते हो, दे डोंट डू दिस, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में, अवेयरनेस भी तो नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। उसकी ये भी वजह है कि हमने जो खुशी है ना, हैप्पीनेस, मैं हैप्पीनेस भी नहीं उसको कहती, मैं कंटेंटमेंट कहती हूँ। लाइफ जो लोग खुश है ना, एक्चुअली दे आर कंटेंटेड, कि उनकी कंटेंटमेंट जो है ना वो उससे आपकी हैप्पीनेस स्टेम करती है। हमने उसको एसोसिएट किससे कर दी है? आप कब हैप्पी, आप खुश ज़िंदगी कब गुजारोगे? जब आप इतनी सर्टन अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हो, आपके पास ये वाली गाड़ी है, आप इस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, दिस इज़ हैप्पीनेस, ठीक है, आपने एक बड़ा घर बना लिया। तो जब हमने स्टैंडर्ड इतने खोखले रखे हुए हैं, तो वो अपने आप से कनेक्ट करना इट्स पेनफुल, इट टेक्स टाइम, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस के मैं आज यू विल हैव टू एक्सेप्ट द अगलियर साइड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें, आपको अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हो कि यू आर अ वेरी बैड पर्सन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद सर्टन थिंग्स। तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करना या उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वो जो है इट्स वेरी पेनफुल। उसके मुकाबले में शायद घर गाड़ी बनाना कंपैरेटिवली ईजियर है। तो वो हमारी ड्राइव ही यहाँ से आती है। शादियाँ आप देखें, शादियाँ होती हैं, क्या देखा जाता है? एजुकेशन, घर कैसा है, ठीक है, घर बार कैसा है, दोनों साइड से, बोथ स्पाउसेस से। अच्छा इनकम अच्छी है, बस दैट इज़ इट। नोबडी टॉक्स अबाउट के अच्छा ये बंदा है अगर, तो इसके लाइफ प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, इन टर्म्स ऑफ के रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रही हूँ, ठीक है। वो उसमें हमारे ये कह देते हैं कि जी नहीं, हमारा रिलीजन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, और वो, लेकिन एक होता है ना कि आप बात करते हो कि अच्छा ये मुझे खुश कितना रखेगा, उसका पैमाना क्या है कि जी ये अच्छी फैमिली से है, इसके पेरेंट्स भी जो हैं वो अच्छे वो हैं। आपका रिलेशनशिप जो स्टार्ट हो रहा है वो इमोशंस पे स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वो स्टार्ट ही दुनियावी चीज़ों पे हो रहा है। तो आप आगे जाके उसमें से इमोशंस कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपका रिस्पेक्टिव स्पाउस है वो आपके इमोशंस को समझेगा या आप उसके इमोशंस को समझ पाएंगे? हमारे यहाँ पे कपल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इमोशन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। मेल चाहता है फीमेल बदल जाए, फीमेल चाहती है मेल बदल जाए। अगर उनमें से किसी मेरे पास आते हैं बहुत सारे सेशंस के लिए, तो आई वॉज टॉकिंग टू वन लेडी एंड शी वॉज सेइंग माई हस्बैंड डिड दिस। तो अब जाहिर है आई एम देयर टू गिव यू अ सर्टन सोल्यूशन, क्योंकि दिस इज़ आई नो एक सेशन में, एंड व्हेन आई यूज्ड टू टेल हर कि आप ये करें, लेकिन देखें ना उन्होंने तो ये ज़्यादती की, तो मैं क्यों ये करूँ, ठीक। एंड आई वॉज लाइक बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल हिम, you can control yourself, you have to see. And then she was planning to separate, and I said that if you want to separate you can separate, but I cannot separate from him. This is what she told me. And when I was telling her that how you can coexist in a relationship when you are not emotionally mature, ठीक है, the guy is not emotionally mature and the girl is also not. तो when I was telling her कि you have to do this is a trajectory या path जो आप follow करोगी, तो चीज़ें जो है वो बेहतर तो नहीं होंगी लेकिन कम पेनफुल हो जाएंगी। शी वॉज एब्सोल्युटली नॉट विलिंग टू लिसन टू दिस थिंग दैट शी हैज़ टू चेंज हर सेल्फ एट सम पॉइंट। कि जैसे अगर इफ़ आई सेड समथिंग टू हर के इफ़ ही सेइंग दिस थिंग, 4 चीज़ें अगर ही इज़ डिमांडिंग, तो एक आप उनकी माने, एक आप अपनी मनवा लें। बट शी वॉज नॉट रेडी कि मैंने वो एक बात भी नहीं माननी। तो हमारे यहाँ पे ना एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे बिहेवियर्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, या अगर हमने अपनी लाइफ में 100% हैप्पीनेस नहीं आएगी। वी हैव टू चूज़ कि हमने क्या चीज़ है जिसमें हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे हम कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे लड़का लड़की जो है ना वो उस तरह से खेलते हैं, वो कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी ना, द hen that used to lay golden eggs, ठीक है, वो एग्स ऑफ गोल्ड मेरे ख्याल से। तो वो ये था कि वो उन्होंने कहा लालच के हम इसको ज़बा करेंगे और सारे अंडे निकल आएंगे, एंड देयर वाज नथिंग देयर। तो यही चीज़ रिलेशनशिप्स में है कि फीमेल्स, मर्द शुरू में शादी के मर्द चाहते हैं कि ये 100% मेरे लिए बदल जाए, एंड फीमेल्स डू दैट। फिर क्या होता है, फिर पावर जो है ना वो शिफ्ट ऑफ पावर आता है कि जब
35 या 40 में जाते हैं, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, टीनेजेस में आ जाते हैं, तब क्या होता है कि औरत स्ट्रांग हो जाती है। अब पूरा शिफ्ट ऑफ पावर जो है ना वो औरत की, अब हस्बैंड की कोई बात नहीं सुनी जा रही, तो वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं एक दूसरे के इमोशंस अंडरस्टैंड किए बगैर, और वो पावर शिफ्ट आप देखते हो। अब जो बच्चे ये देखते हुए बढ़े हैं, इसीलिए तो ये जनरेशनल चल रहा है। उन्होंने देखा यही है कि शादी के 15 साल लड़की ने सेक्रीफाइस करना है, उसके बाद हम जो हैं वो लड़के जो हैं वो उनके जो है उनकी हर बात चलेगी घर में लड़कियों की। तो वो एक तरह से ना फीमेल्स और मेल्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया है। बहुत सारी औरतें मुझे मिलती हैं तो वो कहती हैं बस 15 साल ज़िंदगी के गुजार लेना आप ससुराल में और शादी में, ठीक है। हाँ जी, which is like maybe a significant portion of your life, youth of your life, ठीक। तो वो आपने गुजार लिया, then you will be getting the control, ठीक। और होता भी ऐसे ही है कि वो जाहिर है डायनामिक्स ऐसे हैं कि वो साइनोसॉइडल होते हैं कि एक दफ़ा में एक होता है ऊपर, ठीक है, टॉप पे, फिर दूसरा जो है वो उस टाइम पे नीचे होता है। तो ये तो ऐसे उतार चढ़ाव तो आते हैं। तो फिर वो शिफ्ट ऑफ पावर होता है जब बच्चे जो है वो इतने साउंड हो जाते हैं कि अब वो जो है अपनी मदर के लिए दे कैन रेज अ वॉइस, तो वो बाप की फिर सिग्निफिकेंस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एल्डरली होते हैं कपल्स, उनमें आप देखते हैं कि फ़ीमेल जो है वो आपको लगता है कि डोमिनेटिंग है, ठीक। लेकिन अगर आप उनकी मैरिज को पीछे देखें ना तो वो गुड 15-20 ईयर्स जो है ना वो मेल बहुत डोमिनेटिंग रहा होगा। तो ये अच्छा, अब इसमें वो जाहिर है सोसाइटी भी इस चीज़ को जो है ना वो असल में ना वो होता है, एक होता है ना वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे फोमो जिसको कहते हैं, उसी तरह ना ये होता है कि द चेंज जो है ना पीपल से दैट इट इज़ बेटर टू गो विद द डेविल यू नो। ये रास्ता जो है ना चेंज लाने के लिए ना यू नीड अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। और वही मैंने बताया कि इट्स पेनफुल। तो वो ये होता है कि एक सीधा रास्ता, एक सेट पाथ सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। हमारे जो है वो पिछली जनरेशन है, हम उसी पे चलते हैं, उसी पे चलते जाते तो वो इमोशंस फिर जो है और आगे वो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। We started from जो चाइल्डहुड की पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही होती है, पेरेंटिंग का जो उसके ऊपर असर होता है, देन जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है उसमें जो चीज़ें आप सीखते हैं व्हेन यू गेट इनटू रिलेशनशिप्स, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली व्हाट डू यू रिकमेंड के हाउ we can better regulate our emotions, especially when it comes to boys? तो वो as a parent आप को क्या माइंड में रखना चाहिए जब when your kid is entering into that adolescent age? तो what should you do so that they don't feel lonely, they don't go through toxic shame, they don't have low self-esteem and all of that? तो इस पे what do you recommend to the parents? सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को ना आप अपने आप को देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो है ना वो अनकॉन्शियसली आपकी वाइब लेता है और जो आप कर रहे हैं ना वो वैसे एग्जिबिट करता है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना 5-6 साल या 4-5 साल, जब वो बोलते हैं ना उनके लहजा भी अपने पेरेंट्स जैसा हो जाता है। अगर आप फादर जो है वो पॉजेस दे रहा है ना, दो जुमलों के बाद पॉज देता है, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉपी कर रहा होता है। जब बच्चों को कहते ही कॉपी कैट है कि वो आपको बिल्कुल वो आपको मतलब ही इज़ द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, द चाइल्ड इज़ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ यू। अब उसमें यह है कि जब आप पहले तो आपको सबसे पहले है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि कोई भी इमोशन जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं है, ठीक है। इमोशंस जो हैं वो एवरीबडी इज़ गिवन विद द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस। सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। और फिर ये कि हम किसी भी इमोशन के लिए अपने बच्चे को शेम ना करें, ठीक है। चाहे वो जो है वो रो रहा है, वनरेबल फील कर रहा है, जेलसी फील कर रहा है, या कोई भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहा है, हम उसको उस चीज़ पे शेम ना करें, बिकॉज ये उसके इख्तियार में नहीं है। उसके इख्तियार में क्या है कि वो उस इमोशन को प्रोसेस करते हुए उसका अमल किया है, ठीक है। ये उसके इख्तियार में है, इस पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस बच्चे को सारा दिन जो है वो ताने तिशने देते रहें कि तुम तो हो ही लूज़र, तुमने ये किया, तुम्हें शर्म नहीं आई, हमारा मज़हब ये। हाँ, बहुत ज़्यादा ये होता है कि अल्लाह गुनाह देगा, अल्लाह। अब बच्चों को अल्लाह अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं होते उनकी लाइफ में, उनको पहले हो जाता है कि अल्लाह एक ऐसी एंटिटी है जिन्होंने हमें गुनाह देना और दोज़ख में डालना है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं, तो हमें ये उनको बताने की ज़रूरत है। जैसे मैं अपने बेटे को जो है वो मैंने उसको इस तरह से ट्रेन किया था कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं आपको कुछ कहूँगी ना जो कि गलत है तो मुझे गुनाह मिलेगा, कि आप तो छोटे हो, आपको तो अभी इतनी आपकी जो है वो
अभी आप इतने सेंसिबल नहीं हो, लेकिन मैं तो सेंसिबल हूँ ना. इफ़ आई एम नॉट एबल टू गिव यू अ प्रॉपर इन्वायरमेंट, ठीक है, तो आपको तो अल्लाह ने 7 साल तक जो है वो आज़ादी दी हुई है कि आपको तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा. एंड ही वॉज सो हैप्पी लिसनिंग टू दैट कि चलो 7 साल तक मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर. और ये बात अल्लाह ताला ने, नमाज आप पे 7 साल पे फ़र्ज़ होती है, मतलब कि 7 साल की उम्र के बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं. उसकी क्या रीज़न है? अगर हम देखें, उसकी यही रीज़न है कि उससे पहले बच्चा जो है वो इतना अपने आप को, उसकी अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता जैसी उसकी इम्पल्सेस हैं. लेकिन हम 3 साल की उम्र में उसको मारना शुरू करते हैं, स्कूल भेजते हैं, मारते हैं, ये चीज़ करो, ऐसे नहीं, ये ठीक है, ये नहीं है, ये बढ़ो. आपका बच्चा आपको कॉपी करता है. अगर आप चीज़ें कर रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको देखते हुए ही उन चीज़ों को लर्न कर लेता है. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो अपना एटीट्यूड, आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें और उनको एक्नॉलेज करें ताकि आपका बच्चा भी कर सके. आप अपने बच्चे के सामने रोएंगे तो आपके बच्चे को होगा रोना इज़ ओके. आप अपने बच्चे के सामने जो है वो वनरेबल होंगे तो आपके बच्चे को होगा नहीं, वनरेबल होना ओके है, ठीक है. हर वक्त वो एक स्ट्रॉन्ग वो चीज़ दिखाना. अगर आपके पास लेट्स से यू आर नॉट हैविंग मनी या यू आर गोइंग थ्रू सम क्राइसिस, यू हैव टू डिस्कस दैट विद योर किड, ठीक है. आपका बच्चा छोटा है, उससे बात करें, ठीक है. इट विल क्रिएट अ कनेक्शन और उसको ये होगा कि ये नॉर्मल चीज़ें, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हमारे यहाँ पे हमने इतना जो है वो बच्चों को हर चीज़ से, अब यहाँ पे टॉक्सिक शेम होती है, एक हेल्दी शेम है, ठीक है. हमने उस हेल्दी शेम जो है वो ये है कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं, जिसमें प्रॉबेबली बच्चा शेम होगा, लेकिन बट दे आर नेसेसरी, ठीक है. लाइक यू कैन नॉट हिट समबडी, ठीक है. तो आप उसको रोकेंगे कि आपने उसको हिट नहीं करना, ठीक है. तो हमें वो बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं. अब ये है कि हमने इतना ज़्यादा बच्चों को प्रोटेक्टेड कर लिया है कि वो जब आते हैं, अपनी लाइफ में आते हैं, कोर्स ऑफ लाइफ में आते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आती कि मैं इस स्पेक्ट्रम के साथ किस तरह डील करूं. या जो लोग हैं जैसे बुली है, मैं उसके साथ कैसे डील करूं, या डिफरेंट जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस आते हैं कैसे. तो जब पेरेंट्स बात करेंगे ना अपने बच्चों से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो बच्चे को समझ आ जाएगी कि अच्छा दिस वाज द प्रॉब्लम जो हमारे घर में आई एंड दिस इज़ हाउ माय पेरेंट्स सॉल्व्ड इट. तो उसके पास वो ना जैसे आप कहते हैं ना सिलेबस होगा कि अगर मुझे ये इमोशन आया तो दिस इज़ द एक्शन दैट आई एम गोइंग टू टेक. ये इमोशन जब आप उससे बात ही नहीं करते, ठीक है, वो और फिर आपकी बात करने या मीडियम क्या है बात करने का कि आप लोग एक दूसरे से चीख के बात करते हो, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, डिबेट्स नहीं करते, डिस्कस नहीं करते चीज़ों को. एक बंदा है वो आका गुलाम वाली या तो सिचुएशन है, या ये है कि बोथ ऑफ यू आर क्वारलिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है. आप हस्बैंड भी चीख रहा है, वाइफ भी चीख रही है, मतलब देयर इज़ नो हार्मनी बिटवीन द पेरेंट्स. तो बच्चा जो ये देख रहा है सारा कुछ, उसने क्या सीखना है, वो यही सीखेगा. तो आप अपने एटीट्यूड्स पे काम करना. और अगर आप चीख रहे हैं, आप इंसान हैं, वही हेल्दी शेम वाली बात आ गई कि हर इंसान को गुस्सा आएगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. तो जब आपने गुस्सा किया तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि आज मैंने गुस्सा कर लिया, आई एम सॉरी, द अनकंडीशनल सॉरी, ताकि वो लड़के भी ये सीखें कि, या फादर स्पेशली अगर ये चीज़ें करें तो लड़के को हो कि इट्स ओके, ठीक है, मैं सॉरी भी कर सकता हूँ, मैं रो भी सकता हूँ. हमारे इतना डिस्पाइज किया जाता है लड़कों को, नहीं रोना, नहीं रोना, नहीं रोना. तो वो चीज़ जो है आपको ये सिखानी पड़ेगी कि ये इमोशंस रखना ओके है. जब आपने कह दिया ये गंदे इमोशंस है, रोना नहीं है बिल्कुल, लड़कियों को भी कहते हैं लेकिन लड़कों को ज़रा ज़्यादा, रोना नहीं है बिल्कुल. जब आपने गुस्सा नहीं करना बिल्कुल, आपने ये कहा कि ये वाली चीज़ें तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है. आपने उसके साथ टॉक्सिक शेम अटैच कर दी कि जो ये इंसान ये काम करता है वो गलत है या वो बुरा है, ठीक है. तो जब आपने ये चीज़ कर दी तो वो आगे जाके जो है वो उनको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. तो आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा उसको आएगा ज़िंदगी में. ऐसा नहीं है कि वो पूरी अपनी कोर्स ऑफ लाइफ में कभी गुस्सा नहीं होगा. हाँ, वो गुस्से में रिएक्ट कैसे करता है ये आप उसको सिखा सकते हैं. कि जैसे अब मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो अगर उससे गुस्सा आता है तो मैं उसको पिलो दे देती हूँ कि आप इस पे पंच करो, ठीक है. जाहिर है नॉर्मली होता है जब आप बड़े होते हो यू कैन हिट अ जिम, ठीक है, या आप थोड़ी सी जो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आप भी उसमें कर सकते हो. जैसे वो चीखने का अगर उसका दिल करता है तो ऐसे कि आप जो है बेड पे उल्टा लेट के तो कुशन पे, तो देन यू कैन स्क्रीम सो दैट इट डजंट मतलब ये किसी और के कान का पर्दा ना फाड़े. लेकिन उनको ये स्पेस दें. अगर वो ये गुस्सा इस तरह से प्रॉपरली चैनल करके निकाल देंगे ना, तो वो ये गुस्सा किसी और पे नहीं निकालेंगे, ठीक है. एक्चुअली आप अगर उनको एक सेफ जगह दे रहे हैं अपने इमोशंस को वेंट करने की, तो वो किसी ऐसी जगह पे अनहेल्दी बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करेंगे.
तो ये जो अनहेल्दी बिहेवियर्स आते हैं, बर्स्ट ऑफ एंगर या कोई कहता है, वो इसीलिए आते हैं कि वो इमोशंस जो है वो आपके अंदर पता नहीं कितने सालों से ट्रैप्ड है, आपको पता ही नहीं है कि उनके साथ आपने डील कैसे करना है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग नहीं है पाकिस्तान में, EQ नहीं है पाकिस्तान में, लोगों को पता ही नहीं है EQ क्या होता है। और मज़े की बात यह है कि IQ तो आप नेचुरल लेके आते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन EQ ऐसा है कि जो आप अपने एनवायरनमेंट से आप उसको सीखते हैं और आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ना तो पेरेंट्स सीखने को तैयार है, वो इजी है कि आपने बच्चे को, वो रो रहा है, उसके पास बैठना, उसको कंसोल करना, वो उसमें अगर गाली दे रहा है तो you let it be कि he doesn't mean all that, he is just venting out अकेले में, ठीक है, बिकॉज अकेले में है ना, और पेरेंट उसका सेफ स्पेस है कि वो कुछ भी कह सकता है उसके सामने, ठीक। तो वो जब आप उसको वो वाला जो है वो देंगे, मतलब वो प्लेटफॉर्म देंगे, तभी वो अंडरस्टैंड कर सकता है ना कि अच्छा मैं जो हूँ, अब देखें आप भी तो अकेले में हर बंदा गाली देता है, ठीक है, जैसे किसी पे गुस्सा आ गया या कोई चीज़ होगी, वी से बैड वर्ड्स इफ़ नॉट गाली, तो अगर वो चीज़ आपके सामने कह रहे हो और आप उसको जज नहीं कर रहे, तो वो आपसे डिस्कस कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो वो डिस्टेंस जो है, वो अपना जो डिस्टेंस है ना बच्चों के साथ, वो उस वॉइड को फिल करें, क्योंकि पेरेंट्स जो, वो मदर्स जो हैं, वो उनका सारा फोकस है अच्छा खाना, फादर का भी अच्छा लाइफस्टाइल। ये दोनों चीज़ें ना भी होना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर कोई इंसान जो है ना वो ट्रू हैप्पीनेस को अचीव कर लेना, जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसको समझ आ जाए कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो कहे कि ये सब चीज़ें बेमानी हैं, क्योंकि ये लाइफ में एक हद तक आपको इनकी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी इज़ इमोशंस। आई विल जस्ट टेक यू बैक टू जो वही पेरेंटिंग की हम बात करें, उसमें कितना हद तक जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, तो ज़ाहिर है पर्सनैलिटी डेवलप करने में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। तो पेरेंटिंग का उसमें कितना अमल दखल होता है, आपकी अपब्रिंगिंग का, उसमें जो इन्वायरमेंट जिसमें आप बड़े हो रहे हैं उसका, और आपके जेनेटिक्स का क्या फैक्टर्स होते हैं दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी, स्पेशली लाइक व्हेन वी सी इट फ्रॉम दैट लेंस के कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, तो क्या अवामिल होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से ये पर्सनैलिटी शेप अप होती है बच्चों की? अब एक चीज़ तो होती है कि जब आप पैदा हुए, आप सर्टन सेट ऑफ जो है ना वो इंट्रिंसिक आपकी एक पर्सनालिटी के साथ आप पैदा हुए हो, जो रॉ हो आप, ठीक, उसमें बहुत सारे होते हैं। अब ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि एक्सट्रोवर्ट पैदा होना और एक्सट्रोवर्ट हो जाना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट पैदा होना और इंट्रोवर्ट हो जाना। अब क्या है कि जब आपका पेरेंट आपको देखता है, आपकी और आपकी जो वो है कोर्स ऑफ लाइफ, या आप जब बड़े होते हो आपकी आदत देखता है, और पेरेंट को लगता है इफ़ द पेरेंट इज़ एक्सट्रोवर्ट, नॉर्मली ये वहाँ पे होता है, और उसका बच्चा इंट्रोवर्ट है, तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैनिक करती है कि ये क्यों नहीं लोगों से बात कर रहा, ये क्यों नहीं सलाम कर रहा। तो वो एक ना ग्राइंड शुरू हो जाती है पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान कि मैंने इसको बदलना है क्या है कि जी इसको मैंने सबको सलाम करो, नहीं करो ही करो। ये बहुत वो है, बच्चा शाय है, बच्चा नहीं कर पा रहा, या बच्चा अपना टाइम लेना चाहता है किसी के साथ फ्री होने में, तो हम क्या करते हैं, हमने वो जो बाउंड्री है ना उसकी होनी चाहिए, हमने वो ब्रीच कर दी, ठीक। हम कॉन्स्टेंट इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इसको अब वो बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया, इनहेरेंटली वो इंट्रोवर्ट है, वो अपने आप में खुश रहता है, वो अकेला खेलने में खुश रहता है, लेकिन आपने उसको आप उसको कह रहे हैं नहीं तुमने 5 लोगों के साथ ही खेलना है, वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे मैं पैदा हुआ हूँ या जो मेरी क्वालिटीज़ है ना, ये डिफेक्टेड है, ठीक, ये इनमें कोई मसला है, तभी माई पेरेंट वॉन्ट्स टू चेंज मी बिकॉज पेरेंट्स नो द बेस्ट, ठीक है, पेरेंट्स को तो सब पता है। तो ये जो क्वालिटीज़ है वो टॉक्सिक शेम फिर आ गई, फिर उसको क्या होता है, वो जो क्वालिटीज़ है ना वो उसको एज अ शेम देखने लग जाता है, जो उसकी अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती है। ब्रैडशॉ ने कहा था कि टॉक्सिक शेम जो है ना, इट इज़ होल इन द सोल, ठीक है, कि आप किसी की सोल को अगर खोखला करना है ना, तो वो ये होता है। फिर वो बच्चा क्या, अच्छा ये एक इस तरह ये कंफ्यूज्ड पर्सनालिटीज़ बना देते कि अगर पेरेंट ऑपोजिट पर्सनालिटी का है तो वो कहता है कि मेरा बच्चा इस तरह का हो, ठीक है। एक उन्होंने अपने दिमाग में वो चेकलिस्ट रखी होती है कि अच्छा अच्छा बच्चा ये है कि उसमें ये क्वालिटीज़ हों, इफ़ दे आर नॉट देयर तो आप उसको सारा टाइम शेम करते हो। अब ये जो बच्चे हैं जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा, एक तो जो अगर पैदाइशी हैं तो वो एक अलहदा फैक्टर है, बहुत सारे आपने इंट्रोवर्ट्स जो हैं दे टेक दैट कर्टन ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, बिकॉज दे हैड बीन शेम्ड ऑल देयर लाइफ दैट
बीइंग इंट्रोवर्ट इज़ अ बैड थिंग, ठीक है। उसके ऑपोजिट क्या है, जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट बच्चे क्या होते हैं, वो हर बंदे से बात करेंगे, एंड दैट इज़ अ काइंड दैट पोजेज अ डेंजर कि यार ये सबसे बात कर रहे हैं तो कोई भी इसको अगवा कर लेगा। पेरेंट्स हैव डिफरेंट इनसिक्योरिटीज़ ना, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं, यू डोंट नीड टू बी मतलब फ्रैंक टू एवरीबडी, नहीं अपना डिस्टेंस मेंटेन रखो, कोई ये नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है। एंड वो मतलब एक सर्टन बैरियर, अब वो भी शेम होता है कि मैं इनहेरेंटली ऐसा हूँ बट आई एम नॉट सपोज टू बी दिस वे, ठीक है। असल में तो इंसान को ऐसा होना चाहिए कि उसके कुछ दोस्त हों, तो वो क्या हुआ, वो अपने आप पे कर्टन डाल लेता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट जो है वो इंट्रोवर्ट का कर्टन डालता है और इंट्रोवर्ट जो है वो एक्सट्रोवर्ट का कर्टन डालता है। तो बहुत सारे जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं दे आर नॉट इनहेरेंटली एक्सट्रोवर्ट्स, वो इनहेरेंटली जो है वो इंट्रोवर्ट्स थे, लेकिन अपने आप अपनी वो क्योंकि उनकी सेल्फ इस्टीम लो हो चुकी है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक शेम, तो वो कहते हैं कि वो पर्सनैलिटी को मैं छुपा दूँ, वो नहीं नज़र आनी चाहिए, मैं सबको बबली एंड लवली नज़र आना चाहिए, ठीक है। So they go out of their comfort zone to please other people or to जो फॉनिंग होती है, हाँ राइट। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि आम तौर पे मतलब इवन इफ यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू सॉर्ट ऑफ लाइक pretend to be what you are not, तो क्या इसका पर्सनैलिटी के ऊपर आपके कोई फ़र्क पड़ता है या आपकी मेंटल वेलबींग के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली आप ये आपका जो है बॉडी या आपका जो सोल है वो कुछ और, उसको कुछ और चाहिए लाइफ गुजारने के लिए, और आप उसको कुछ और फीड कर रहे हैं। जो एक एक्सट्रोवर्ट है ना बाय नेचर, ही फील्स गुड व्हेन ही स्पीक्स टू पीपल, ठीक है। वो फ्रेंडशिप्स में दे लाइक बीइंग फ्रेंड्स विद पीपल। इंट्रोवर्ट बंदे को फ्रेंडशिप बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। दे लाइक टू बी इन देयर शेल। अब एक एटलीस्ट लाइक वो दे वुड वांट टू प्रोबब्ली मेक डीपर कनेक्शंस, बट वो exactly. आम तौर पे बहुत सारे लोगों के साथ इजीली मिल नहीं सकते, एंड दैट इज ओके। यू एटलीस्ट लाइफ आपको इतना राइट तो देती है कि you choose which people you want to communicate with and which people you don't want to do that. इतना तो एक इंसान का बेसिक राइट है कि आपका अगर नहीं दिल कर रहा किसी से बात करने को, तो आपको इतना राइट तो होना चाहिए कि आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर सको, जो कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उसको बैड मैनर्स समझा जाता है। लेकिन आप अगर किसी से ज़्यादा नहीं मिलना चाहते या बात नहीं करना चाहते, अब एक इंसान है जो अपनी कंपनी को ज़्यादा इंजॉय करता है, इंट्रोवर्ट है, वो अकेले में टीम वर्क में वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता और वो अकेले में इंजॉय करता है, और आप उसको ज़बरदस्ती टीम में डाल रहे हो, ठीक है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ एंजाइटी दैट पर्सन इज़ फीलिंग, ठीक है। कितनी वो एंशियसनेस है, ठीक है, अनफुलफिलमेंट, क्योंकि वो अपने साथ तो वक्त गुजार नहीं रहा, और अपने साथ वक्त गुजार मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलो एक्सट्रोवर्ट है तो बाद में आके अपने साथ वक्त गुजार ले, लेकिन आपने उसके साथ शेम एसोसिएट कर दिया कि अकेले जो है तुम काम कर रहे हो या अकेले चीज़ें कर रहे हो, बेटा ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती, ठीक है। तो आपने उसके उस बिहेवियर के साथ, तो वो उस बिहेवियर की तरफ जा भी नहीं पा रहा। अब वो ये भी सोच रहा है कि यार मेरे में कोई मसला है, मैं डिफेक्टिव हूँ, तो मुझे ये इस जो है ना वो फसाड को लेके चलना है। तो जब आपने अपने ऊपर एक फसाड लेके चलना है तो आप खुद सोचें कि वो कितना पेनफुल होगा आपके लिए उसको एब्जॉर्ब करना, क्योंकि दैट इज़ नॉट यू। आप असल में वो नहीं हो। आप इंसान जो है, इंसान की जो फितरत है, जब उसको उससे डिफरेंट वो किया जाए, इसकी मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बंदा है वो लिटरेचर उसको पसंद है और हम उसको मैथमेटिक्स पढ़ने को कहते थे, पढ़ वो लेगा, लेकिन वो एफर्ट डबल लगेगी, ठीक है। उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। लेटर लाइफ में वो उस चीज़ को लेके आगे जो है वो एलोन मस्क नहीं बन सकता, ठीक है। इफ़ ही टेक्स सम साइंस सब्जेक्ट, तो वो आगे जाके कोई इन्वेंशन नहीं करेगा, वो एक नॉर्मल जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह आएगा। इसके मुकाबले में अगर वो अपनी पसंद की चीज़ में जाएगा तो वो बहुत एक्सेल करेगा। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि यू हैव टू पुट डबल एफर्ट, आपकी बहुत सारी एफर्ट उसमें चली जाती है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि समटाइम्स it's also not just that your personality is wired that way, but also कि किस सिचुएशन में आप, समटाइम्स ये भी होता है कि if there is an introverted person, he is into a situation that he enjoys. So for example कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात हो रही है जो उसके इंटरेस्ट का टॉपिक है, so they may be more vocal about it. या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं या ऐसे लोग हो सकते हैं that you don't feel connected with them, so you may be more introverted. Whereas if you're with people जिनके साथ आप you can more connect, तो you can be more more extroverted. तो क्या ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था या इनहेरेंटली पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें? अच्छा, अब मुझे इसमें ना, अब जैसे आपने क्वेश्चन भी पूछा, तो मुझे इसमें ये होता है कि वाई डू वी ऑलवेज हैव
टू जस्टिफाई द इंट्रोवर्ट्स कि नहीं वो ऐसे नहीं है असल में, वो कभी कभी जो है वो खुल के बात भी करते हैं. तो दे आर वी डोंट, मतलब ये प्रॉब्लम लाइज हियर ना कि आप अगर एक बंदा इंट्रोवर्ट है, ठीक है, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि नहीं कुछ सिचुएशंस में ये एक्सट्रोवर्टेड भी है, ठीक, मतलब यू अंडरस्टैंड, यहीं से तो वो उसको लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है. कि क्योंकि मुझे मैं जब भी कोई हो ना, आपका बच्चा बोलता है नहीं ये जब अपने फैमिली के साथ होते हैं बड़ा, तो वो बच्चा ये देखता है कि अच्छा ना बोलना जो है ना, दैट इज़ अ सिन, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिन. अगर एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है, वो अपने क्लोज, जो नॉर्मली इंट्रोवर्टेड पर्सन की नेचर होती है, दे आर मोर कंप्लीट फ्रॉम इनसाइड, और वो अपने साथ वक्त गुजारना जो है उनको पसंद है. फिर ये होता है कि देयर आर सम पीपल हु गेट क्लोजर टू देम, और वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट्स ही उनके पीछे पड़ते हैं दोस्ती के लिए, और फिर वो उनके करीब आते हैं. तो नॉर्मली, एंड दे हैव फ्यू फ्रेंड्स इन देयर लाइफ ना, दे कैन नॉट टेक मोर फ्रेंड्स. बट वाई डू दे हैव टू एक्सप्लेन देयर चॉइसेस कि हम जो हैं हम भी एक्सट्रोवर्ट होते हैं? नो, दे डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट. ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब आप कह रहे हो ना कि समबडी इज़ इंट्रोवर्ट, यू डोंट नीड टू टेल दैट पर्सन कि नहीं ये कभी कभी जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट भी होता है. वो इंट्रोवर्ट है, चाहे वो किसी से भी बात ना करे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन या इन्वायरमेंट में बात ना करे, इवन देन इट्स ओके. ज़रूरी तो नहीं है, आप देखें बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स हैं who absolutely speak to nobody, but they are very good writers. ठीक है, they are very good at their work, जो वो काम करे, responsible है. तो why do we have this need कि जी आपने बात ही करनी है दूसरे बंदे से? Okay, so personality inherently वो आपकी personality का हिस्सा होते हैं, no matter what situation is. दूसरा अगेन लाइक जो पेरेंटिंग की और अपब्रिंगिंग की हम बात कर रहे थे, तो उसमें अगेन क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके जो चाइल्डहुड में ऐसा इन्वायरमेंट रहा है जहाँ पे यू आर नॉट इनकरेज्ड टू फ्रीली एक्सप्रेस योर थॉट्स, तो क्या वो हो सकता है इट पुशेस यू टू मोर इंट्रोवर्जन? और कुछ ऐसे घराने जहाँ पर आपको दे इनकरेज यू टू पार्टिसिपेट इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, मीट विद डिफरेंट पीपल, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, तो वो आपको ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड करता है? मेरा इस चीज़ में बिलीव है कि जो फैमिली आपको जैसे आप हो ना वैसे रहने देती है ना, वहाँ पे आप जो है ना वो अपनी मतलब एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स जो है वो इंट्रोवर्ट्स भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन मसला ये है कि वो इतने शेम फील करते हैं अपने आप को लेके कि वो समझते हैं कि अच्छा ये मेरे थॉट्स भी जो है ना ये इतने वो अच्छे नहीं हैं. ठीक है, दे डोंट फील सेफ शेयरिंग देयर थॉट्स. तो ये तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों, मैं एक उस दिन देख रही थी एक मदर को, उसका बच्चा ही वुड बी अराउंड 5 or 6 एंड शी हैड बीन कॉन्स्टेंटली पुशिंग हर चाइल्ड, आप ये करो, आप ये करो, आप जाओ, आप सलाम करो, आप बात करो, आप जो है. एंड आई वाज लाइक यार इस बच्चे मतलब, एंड दैट किड मतलब वो जो थोड़ी सी बात भी कर रहा था ना वो भी खामोश हो गया, बिकॉज देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन गिवन टू हिम, डू दिस डू दिस डू दिस, द कमांड. ठीक है, जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है, ठीक है, कि करो ही करो, ये करो ये करो, देखो अस्सलाम वालेकुम कहें, अच्छा आप बात करें, आप बताएं आपके पास कौन सा टॉय है. अब वो बच्चा जो है उसको इतना मौका ही नहीं मिल रहा कि वो सोचे कुछ और वो जो है अपनी कोई बात कन्वे करे या अपनी बात क्यूरेट करे इवन. ठीक है, मतलब उसको डिवाइस करने का भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कोई बात अपने खुद से सोच के करूं. तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि जहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर, ठीक है, इफ़ दे चूज़ टू बी एक्सट्रोवर्ट at some situations they are okay, if they choose to be introvert in some situations they are even okay. तो वो बच्चे जो है ना आप ज़रूरी नहीं है कि जो introvert है they cannot express their emotions, ऐसा नहीं है. हमने इस चीज़ को इसके साथ एसोसिएट कर दिया कि जो अपने जो इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो इसमें आता है. वो मैं इसके बाद बात करती हूँ कि इमोशंस एक्सप्रेस आपके इंट्रोवर्ट जो बाउंड्री सेट नहीं कर सकता ना वो इंट्रोवर्ट नहीं होता. इंट्रोवर्ट अपनी बाउंड्री सेट कर सकता है. इंट्रोवर्ट ये चीज़ कह सकता है कि आई डोंट लाइक दिस थिंग, राइट. ठीक है, इंट्रोवर्ट जो है, तो अगर कोई बंदा ये बात कह सकता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है. ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है ना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस वहाँ पे करेगा बच्चा या कोई भी इंसान जहाँ पे उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाता है. कि अगर वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो कहता है मैं किसी से बात नहीं करना चाहता. अब उसने बात नहीं की बट ही हैज़ एक्सप्रेस्ड व्हाट ही फील्स कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू. तो एक्सप्रेसिव तो वो है बट ही इज़ इंट्रोवर्ट.
ठीक है, you can be expressive and yet introvert. Right. So जो shyness for example या lack of expressiveness as well, तो वो जो shyness है, is this also associated with being introverted? Yeah, is that a different thing? Like for example, is it about not having enough energy to maybe express yourself, or is it that they feel shy that they don't get to express them? वो वाली चीज़ है कि शाय जो है ना, एक तो है शाइनेस आती है जो कि आपके इन्वायरमेंट से आती है, एक नेचुरली इंसान में शाइनेस का एलिमेंट भी है, ठीक। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जेलसी का एलिमेंट जो है ना वो एक नेचुरल फीलिंग है, बायस हम हो जाते हैं, ठीक है, ये भी एक नेचुरल फीलिंग है। आप पढ़ाते हुए क्लास में 30 बच्चा होता है, कोई एक बच्चा होता है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको रीज़न नहीं पता वाई यू लाइक, मे बी बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड या द रिस्पेक्ट, लेकिन वो बच्चा आपको बाकियों से ना थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है अपने दिल में, ठीक। अब टीचर के, अब ये चीज़, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है, कि आपको एक बच्चा बाकी सबसे अच्छा लग रहा है। रॉन्ग कब होगा? जब आप उस एक बच्चे को, क्योंकि वो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, उसको आउट ऑफ द वे फेवर देते हो एंड यू इग्नोर द अदर किड्स, ठीक है। बट इफ़ यू आर liking that person and still you are choosing to be just with everybody, so that feeling is okay. Likewise if you are feeling shy, shyness natural है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे हम इतने बड़े हो गए हैं, I consider myself quite confident, लेकिन there are certain situations where I feel shy as well. Feeling shy is okay, but अगर shyness की feeling आपके day to day routine को बहुत बुरी तरह से affect कर रही है, that is wrong, ठीक। तो बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स जो हैं उनमें आई डोंट कॉल देम कि दे आर शाई, ठीक है, आई से मतलब जो मुझे लगता है वो ये है कि दिस इज़ हाउ दे आर, ठीक है। इट इज़ नॉट कि उनको एक स्पेशली वो जो है ना वो एक उनको क्योंकि बहुत हाथ में पसीने आते हैं, जो एंजाइटी और पसीना जो इंट्रोवर्ट को आता है वो तब आता है कि जब उसके जहन में ये होता है कि आई हैव द प्रेशर कि मुझे एक्सट्रोवर्ट बिहेव करना है या मुझे इस बंदे से जाके बात करनी है और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं कैसे बात करूँगा। तो वो जो एंजाइटी या शाइनेस वो तब आती है, वो तब स्टेम करती है। अगर आप एक बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, आप उसको नहीं फोर्स करें, वो थोड़ा टाइम लेगा, वो खुद सेटल हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो ये चीज़ जो है ना वो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जब आपको उसको एक्सेप्ट किया जाए ना, मतलब जैसे शाइनेस है या हर इमोशन, हम जब तक हर इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें उसमें से निकलने का हल नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक हमने एक चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे कहें छत टपक रही है, आप कहें नहीं टपक ही नहीं रही, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर छत टपक रही है और हमने उसको ठीक करना है तो सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि छत टपक रही है। तो ये इमोशंस के साथ भी यही है कि अगर कोई शाइनेस को अगर आपने ख़त्म करना है किसी की, पहले ये एक्सेप्ट तो करें कि यार इट्स ओके, शाइनेस है, कोई बात नहीं, ये कोई जो है वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ जेलस होना भी बुरी बात नहीं है, इंसान नेचुरली दूसरे बंदे से जेलस होता है, अल्लाह ताला ने एक फीलिंग बनाई है। हाँ, हसद करना बुरी बात है कि आप उस जेलसी में किसी को नुकसान पहुँचाते हो, बट एज लॉन्ग एज आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो तो वो इमोशन होने की वजह से आपको शेम करना, दैट इज़ वो एक ज़्यादती है मेरे नज़दीक। So that's like a natural response जो सब में होता है। Exactly. Right. If somebody is introverted, तो ज़ाहिर है they enjoy spending time alone. They probably have that process where they think a lot. So आमतौर पे जिसमें कुछ high achievers होते हैं, they also get to develop that imposter syndrome. और उसमें ये होता है कि like no matter how good you are, you would still feel कि oh you don't belong to this league where you are into. तो क्या आपको लगता है कि जो imposter syndrome होता है वो आमतौर पे introverts जो होते हैं they fall victim to that? इम्पोस्टर सिंड्रोम इज़ अ थिंग जिसमें एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की कोई वो नहीं है, मतलब कोई देयर इज़ नो लाइन बिटवीन कि एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते और इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस इम्पोस्टर सिंड्रोम, लेकिन उनका ये है बिकॉज दे कैन स्पीक, तो लोग नेचुरली ये परसीव करते हैं कि बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिव, तो ये जो है दे डोंट गो थ्रू दोज ग्लूमी डेज के जिसमें आप
कहते हो कि आई एम नॉट इनफ, बट मैनी अ टाइम्स दे आर लाइक व्हेन दे स्पीक अबाउट देमसेल्व्स एंड वाइल स्पीकिंग अबाउट देमसेल्व्स, जैसे वो कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस कोई बंदा है एक्सट्रोवर्ट एंड ही सेइंग कि आई एम अ काइंड पर्सन ना, तो मैं जो है मेरा वर्च्यू है, मैं काइंडनेस को जो है वो एक्सरसाइज करता हूँ लाइफ में. ऑल ऑफ अ सडन देयर माइंड गोज बैक, बट आई वॉज नॉट काइंड टू दैट पर्सन. आई डिड, उस टाइम पे मैंने ये गलत चीज़ की थी, उस टाइम पे ये गलत चीज़ की थी. नहीं, मैं इतना काइंड तो नहीं हूँ जितना मैं शो कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्रोवर्ट्स को इम्पोस्टर सिंड्रोम होती है, ठीक. एक्सट्रोवर्ट्स का ये है कि दे कैन जस्ट कवर इट अप विद देयर विद देयर टॉक्स एंड देयर गुड लाफ एंड विद स्पीकिंग. लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम उनमें भी होती है. जो बच्चा शेम किया गया है फॉर हु दैट पर्सन इज, ठीक है, वो बच्चा जो है वो इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप करेगा, उसके अंदर ये चीज आएगी. सो जो शेम किया गया है इन द चाइल्डहुड, सो दे डेवलप इम्पोस्टर सिंड्रोम. जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्रैडशॉ ने कहा कि इट्स होल इन अ सोल. टॉक्सिक शेम जो है इट इज़ होल इन अ सोल. तो जब आपकी सोल में होल हो चुका है, इट डजेंट मैटर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, यू विल बी गोइंग थ्रू इम्पोस्टर सिंड्रोम. So no matter what personality you have. Right. I remember like I had a colleague in Cambridge, a very talented person and very extroverted in that sense. Like she was a master trainer, so she would like give out amazing trainings and participate really good in our meetings as well. She studied from Cambridge, and I remember discussing with her that even she felt that imposter syndrome when she got that evening scholarship and she was studying there. So she even like would have those days where she would feel that she doesn't belong there. Yeah. So yeah, I can relate to that. जो dysfunctional families होती हैं, जो बच्चे वहाँ पे पल बढ़ रहे होते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट्स भी शामिल हैं, या कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ पे माँ बाप जो हैं they don't get along nicely, they don't respect each other. तो इस तरह की फैमिलीज़ में जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, किस किस्म की पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं? अच्छा, इसमें जो है वो 4 तरह की पर्सनालिटीज़ जो है ना, आपका जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जब भी आपको स्टिमुलाई आपको मिलता है, तो वो ये होता है कि या तो आप फाइट करते हो उसके साथ, या आप फ्लाइट यानी आप वहाँ से चले जाते हो, या आप फ्रीज़ हो जाते हो, या आप फॉनिंग करते हो कि आप अगले बंदे की जो है ना वो जो भी विश या जो भी स्टिमुलाई चाहता है आपसे, आप वो कर देते हो, ठीक है. तो यही 4 चीज़ें जो है ना वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में जो है ना वो उनके बच्चों में ना ट्रांसफ़र होती हैं. कि या तो बच्चा क्या है कि अगर वो ये देख रहा है कि सिचुएशन जो है वो ट्रोमेटिक है या क्योस है, सिचुएशन में किसी भी तरह का क्योस है, वो चाहे पेरेंट्स की स्पाउस की आपस में नहीं बनती, या एक स्पाउस जो है वो फिज़िकली या वर्बली अब्यूजिव है, या एब्सेंट है फैमिली में से, बच्चों को टाइम नहीं देते, किसी भी तरह की फॉर्म में अगर वो जो है वो एग्जिबिट करते हैं. स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, जो हर चीज़ का ब्लेम भी बच्चों पे डालते हैं, और वो उनमें जो पहला मतलब होता है ना कि एक टाइप ऑफ बच्चा जो होता है वो ये होता है कि वो फाइट, वो एग्जैक्टली कॉपी कर लेता है पैटर्न को जो उसके पेरेंट्स में होता है, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड एज द फाइट मोड, ठीक है. कि वो बच्चे जो है वो भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि सर्वाइवल के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने, जैसे नार्सिसिज्म नॉर्मल ये है कि आपने अपनी गलती नहीं मानी, गिल्ट ट्रिपिंग करनी है, गैस लाइटिंग करनी है, आपने दूसरे बंदे को जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको गिराना है. मतलब यू हैव टू, बिकॉज यू हैव लो सेल्फ इस्टीम या यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, तो यू हैव टू टेल अदर्स एज वेल कि यू आर बैड, ठीक है. या ये कंडीशनिंग कर लेना अपनी कि मैं तो बुरा हो नहीं सकता, मैं जो हूँ अच्छा हूँ. और अगर कोई भी आपके पास आके किसी भी तरह की बात करे तो यू मेक इट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है. आप उसको विक्टिम ब्लेमिंग करने लग जाएं, या आप ये कहें कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं किया था, यू आर द रॉन्ग पर्सन टू टेक दिस रॉन्ग, मतलब इन अ रॉन्ग वे एंड स्टफ. तो वो बिल्कुल, वो उसको हम कहते हैं कि वो फाइट मोड में होता है बच्चा. वो बिल्कुल वैसे वही जो है वो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आगे अपनी लाइफ में एग्जिबिट करता है. फिर दूसरे जो होते हैं वो फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है. वो वाले बच्चे होते हैं जो हम कहते हैं जो अनकॉन्फिडेंट, जिनको हमने बेसिकली इंट्रोवर्ट का नाम दे दिया है, ठीक है. वो वाले बच्चे होते हैं कि जो आपके पास वो फ्लाइट का क्या मतलब है कि वो वहाँ से जाने वाले, मतलब वो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्योस देखते हैं वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं अपने आप को, ठीक है. ये वो वाले बच्चे हैं जो नॉर्मली ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना बड़े होके जब होते हैं, दे डोंट लाइक मिंगलिंग विद पीपल, बिकॉज दे बिलीव कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी क्योस क्रिएट हो गया तो उनकी वो वाली एंजाइटीज़ या वो वाले ट्रॉमास ट्रिगर हो जाते हैं. Right. तो दे चूज़ to run away from the situations. Decision making से they run any uncomfortable situation, कोई भी uncomfortable situation होगी तो they will try to run away from that situation. तो ये दूसरी कैटेगरी, दूसरे टाइप के होते हैं. फिर तीसरे होते हैं फ्रीज, जो फ्रीज मोड में होते हैं. वो ये होते हैं कि they
completely get numb to the chaos that has been created in the house. वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, as if nothing has happened, कोई चीज़ उन पे असर नहीं कर रही. आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा आजकल वो एक ड्रामा भी आ रहा है, उसमें वो फ़हद मुस्तफ़ा है, ही इज़ एक्टिंग एंड वो उसको उसकी वाइफ कहती हैं, पेरेंट्स डांटते हैं कि ये बुरी बात, तुम्हें बुरा लगा होगा, तो ही सेज दैट आई हैव नेवर फेल्ट बैड अबाउट इट. तो वो ना अपने आप को क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल नम कर देते हैं. तो आप उनको डांट रहे हो, चीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नथिंग जस्ट अफेक्ट्स देम. वाई? बिकॉज वो उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स है कि जैसे ही वो, मतलब जिनको हम ढीठ कहते हैं आम जुबान में, ठीक. और जो लास्ट इसमें कैटेगरी होती है वो फोन वाले होते हैं, फोनिंग करते हैं. इट मीन्स कि वो पीपल प्लीजर्स होते हैं या परफेक्शनिस्ट होते हैं. उनको ये होता है कि अच्छा अब उन्होंने अब ये सब ने पेरेंट को खुश करना है, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, एक डिफरेंट जो है ना वो ले लिया. फर्स्ट वाले ने डिफाइंस ले ली, सेकंड वाले ने क्या किया कि रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, कि अपने आप को छुपा लो, सामने ही ना हो. तीसरे ने क्या किया, खुद को नम कर लिया. और जो चौथा होता है वो ये कहता है कि आई विल बी दैट किड जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, right. जैसा किड वो चाहते हैं. ही जस्ट वो जैसे होता है ना कि यू डू दैट, वो ब्लाइंड जो है ना वो ओबीडियंस, या आप कल्ट बन जाते हो कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपने जो है यूं करना है तो आपने वही करना है, जो उन्होंने कहा सुबह है तो आप कहते हो सुबह है. वो परफेक्शनिज्म या पीपल प्लीजिंग की तरफ चले जाते हैं कि ये वो अपनी लाइफ में कहते हैं कि कोई चीज़ मैंने ऐसी गलत करनी ही नहीं है, मैं इतना स्ट्रेट और हर चीज़ ठीक करके चलूँगा कि ना कोई गलती होगी और ना ही जो है वो आई हैव टू गेट थ्रू दैट क्योस, कि मैं उस क्योस में से गुजरूँ. तो ये 4 तरह के जो हैं वो पर्सनालिटीज़ यहाँ से डेवलप होती हैं. जो हम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट है ना, फिर हम इनको यही जब बड़े होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक है उसको हम कह देते हैं ही इज़ काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सन. और जो बाकी कैटेगरीज है उनको हम, या पीपल प्लीजर को भी नॉर्मली वो एक्सट्रोवर्ट की उसमें ही आते हैं कि वो जाहिर है वो हर बंदे से बात कर रहे हैं कि आपको अच्छा फील हो. और जो ये फ्लाइट और फ्रीज वाले हैं इनको हम इंट्रोवर्ट कह देते हैं. एक्चुअली दिस इज़ नॉट व्हाट देयर पर्सनैलिटी. तो उनकी पर्सनैलिटी को तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो प्रॉपरली नर्चर होती या अपने आप को एग्जिबिट करती. उन्होंने तो एक क्योस देखा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली. और उन्होंने वो एक मैदान जंग की सिचुएशन में थे जहाँ पे उन्होंने ख़ुद को सेव करना है. तो वो हर टाइम पे जो है, अब जो होते हैं ये फ़्लाइट वाले या फ़्लाइट वाले स्पेशली, वो हर वक्त इस एंजाइटी में होते हैं कुछ हो ना जाए, कुछ बुरा, कोई डांट ना दे, कोई ऊंची आवाज़ में, मतलब दे हैव दिस फियर कॉन्स्टेंटली कल्टिवेटेड इन दैम. जो फाइट वाले होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन द स्टेट ऑफ एग्रेशन के किसी ने कोई मुझे कुछ कहे, इससे पहले कि कोई मुझे कुछ कहे, आई विल बी मैं उसको जो है वो पहले ही वो सुना देता हूँ या कर देता हूँ, ठीक है. जिनके जो नॉर्मली सोसाइटी में एग्जिबिट होते हैं प्राउड लोगों की तरह, कि ये प्राउड है या इनकी बड़ी हाई सेल्फ इस्टीम है. ओरिजिनली ऐसा नहीं होता, ओरिजिनली दे हैव लो सेल्फ इस्टीम्स, लेकिन वो एग्जिबिट कैसे होती है, एज हाई सेल्फ इस्टीम. मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस और बदतमीज़ी में ना बिल्कुल एक बहुत बारीक लाइन है, ठीक है. बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि ब्लंट है, ठीक है, बट एक्चुअली दे आर बदतमीज़, ठीक है. वो कॉन्फिडेंस, उनको लगता है कि दिस इज़ वी आर एग्जिबिटिंग कॉन्फिडेंस, कि हम अगर अगले बंदे को कहेंगे कि आपने जी यू आर नॉट लुकिंग वेरी गुड, या तुम ऐसे करते काम तो ठीक हो जाता, तो दे विल थिंक कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, इट इज़ एक्चुअली बदतमीज़ी या आप ब्लंटनेस है, ठीक है. जो कॉन्फिडेंट बंदा है ना, दे नेवर नीड टू पुट एनीबडी डाउन. वो कॉन्फिडेंट बंदा बहुत काम होता है, उसकी वाइब जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है. तो वो ये वाली जो 4 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको बाद में हम ओरिजिनली एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, ये इनहेरेंटली क्या होते हैं इनको खुद भी नहीं पता होता. जो हम डिसकनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये इनके रिस्पॉन्सेज है कि मैदान जंग में आप मौजूद हो, उनको दुनिया भी आप फिर उसके बाद, क्योंकि वो 15-16 साल मिनिमम, और पाकिस्तान में तो 22-23 साल तक आप अपने पेरेंट्स के साथ उसी इन्वायरमेंट, उसी सिचुएशन में रह रहे हो. अच्छा, अब आपने ये भी सुना होगा जब आप किसी को कहो कि आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है या आप इस तरह बिहेव करें, तो वो ये कहते हैं, या आप अपने बच्चों के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं. जैसे अगर यही बच्चे जब आगे जाके पेरेंट बनते हैं तो दे आर लाइक हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ यही किया एंड वी टर्नड आउट फाइन, ठीक है. अब ये स्टेटमेंट इन इट सेल्फ ही बताती है कि यू आर मतलब देयर इज़ सम प्रॉब्लम. दूसरी बात ये कि दे हैव नॉट सीन द हेल्दी रिलेशनशिप्स, या वो वाली रेगुलेटेड फैमिलीज, या जहाँ पे जो है वो किड्स आर नॉट ट्रॉमाटाइज्ड. सो फॉर देम जो नॉर्मल है वो यही है. तो उनको पता ही नहीं है कि अगर वो उस सिचुएशन में रहते, ठीक है, तो लाइफ किस तरह की होती, या वो कितना डिफरेंटली बिहेव करते, ठीक. क्योंकि उनको लगता है कि यही दिस इज़ हाउ लाइफ हैज़ टू गो, क्योंकि उन्होंने
25 साल एक ही चीज़ को इंटरनलाइज किया, फिर उन चीज़ों को अनलर्न करना एट दैट स्टेज, वो जो हीलिंग जिसको कहते हैं, दैट इज़ पेनफुल. When you intrinsically have a different personality, but you are constantly trying to chase that ideal personality that your parents want you to have, that society wants you to have, or your at certain stage your spouse may also want you to have, तो क्या वो जो personality है जिसको आप चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, does that put some sort of pressure on you, or that leads to any anxiety जिसका आपकी mental well-being overall उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? एग्जैक्टली बिल्कुल. जो आपकी जब आप यू आर ट्राइंग टू बी समवन हु यू आर नॉट, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट लग रही है. और फिर ये होता है कि जब आप यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट टारगेट, ठीक है, तो यू विल बी फीलिंग एंशियस अबाउट इट कि मैंने उस टारगेट पे पहुंचना है. एंड दैट यू नो all that trajectory, it will be very thoughting. आपको उस टाइम पे तो जैसे आप यू आर यंग, तो मे बी यू आर नॉट फीलिंग द स्ट्रेस एज सच, ठीक है, लेकिन क्या होता है, और फिर ये है कि आप इस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं करते कि मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ. ज़ाहिर है अगर आप एक्नॉलेज कर लें कि इट्स नॉट वर्थ इट, तो यू विल नॉट बी डूइंग दैट. अब क्या होता है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो तो इस चीज़ को रजिस्टर करता है कि ये चीज़ जो है ये इसकी नेचर के ख़िलाफ़ जा रही है, ठीक है. वो क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस में ना वो चीज़ें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है. जैसे फॉर इंस्टेंस किसी जगह पे आप हैं, आपको किसी इंसान की बात बहुत बुरी लगी, आपको गुस्सा आया, लेकिन बिकॉज यू आर अ पीपल प्लीजर, तो आपने कोशिश भी नहीं की कि अपनी बाउंड्री को कम्युनिकेट करो या आप बताओ कि आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. और फिर आपने क्या किया, आपने अपने आप को भी ये जस्टिफिकेशन दी कि नहीं छोड़ो, जैसे हमारे होता है अच्छा ये बड़े हैं इनको ऐसे नहीं कहना. ओरिजिनली इट्स नॉट बिकॉज दे आर बड़े, ठीक है, ओरिजिनली यू वांट टू प्लीज दैट पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपकी नेचर में वो चीज़ आ गई है, पर्सनैलिटी का आपने उसको जो है ट्रॉमा रिस्पॉन्स को ही अपनी पर्सनैलिटी समझ लिया, तो आप वो बात नहीं कहते. अब आप फील भी नहीं करते उस चीज़ को, आप कहते हो नहीं ठीक है मैं कह नहीं सकता, ये है, बहुत सारे रीजंस देके. अब वो आपके सबकॉन्शियस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है. थेरेपी आप नहीं कराते, ठीक है, इस चीज़ को एक्नॉलेज आप नहीं करते कि आपके साथ ज़्यादती हुई है इन अ ट्रू सेंस के. अगर आपको एक्नॉलेज करो तो ज़ाहिर है आप उसको किसी तरह से मिनिमाइज़ करोगे उसके इफेक्ट को. वो सारी चीज़ें जब आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होती है तो इमोशनल वेल बीइंग तो डिस्टर्ब होती है, एंजाइटी के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन ये दिस लीड्स टू फिज़िकल इलनेस एज वेल. फिज़िकल इलनेस में भी ये ट्रांसलेट होता है. बहुत दफ़ा आपकी हाइपरटेंशन, आपकी डायबिटीज़, ये इसमें ट्रांसलेट होता है. फिर आप मतलब बहुत सारी एक वो है कि आपको जैसे बॉडी में आपने बहुत सारे सुने होंगे उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है, या जब इस तरह के ट्रॉमेटिक होते हैं उनसे पूछे, दे से कि हमारे सर में कॉन्स्टेंट दर्द रहता है. कुछ लोगों के पट्ठों में दर्द होता है, ठीक है, पट्ठों में दर्द जो है वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो कहते हैं डिप्रेशन या मतलब आपके ट्रैप्ड इमोशंस को एग्जिबिट करता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके दिमाग में ट्रैप्ड है. जब आप उनको आउटलेट नहीं मिल रहा तो वो अपने फिजिकल फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, वो जो ट्रॉमा है वो फिजिकल फॉर्म ले रहे हैं. फिर ये जो आपके कुछ लोगों का ये होता है कि उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैंने बताया सर में दर्द है, कुछ लोगों के पट्ठों में दर्द होता है. सम पीपल दे फील पैल्पिटेशंस, उनको जो है लगता है कि कॉन्स्टेंटली उनकी हार्ट बीट ज़्यादा, जो एंजाइटी में होता है. फिर कुछ लोग नॉजियस होते हैं, कुछ लोगों का पेट ख़राब हो जाता है. तो देर आर डिफरेंट डायमेंशन जिसमें ये जो है वो डिजीज़, और कई दफ़ा ये बड़ी डिजीज़ की तरफ भी आपको लेके जाता है कि आप जो है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो, तो आपको जो है वो डिजीज़ मतलब आपकी इम्यूनिटी जो है it is less as compared to somebody who's not in that constant chaos environment. क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस आता है ना तो बॉडी सारे सेकेंडरी फंक्शन स्टॉप कर देती है. जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया या इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनको वो शट डाउन कर देती है, क्योंकि यू आर इन स्ट्रेस. तो ब्रेन क्या मैसेज देता है कि एमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है. अब एमरजेंसी सिचुएशन में आप व्हाट विल बी वर्किंग, सिर्फ जो आपके मोटे मोटे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे हार्ट इज़ पंपिंग, जो आपका लिवर है वो काम कर रहा है, जो किडनी है, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें काम कर रही हैं. तो बॉडी को एक अल्टीमेटम आया हुआ है कि यू आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी. तो जब आप उस क्योस में हो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम और उसको केटर नहीं कर रहे या आपका वो चीज़ें आप एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, तो बॉडी को हर दफ़ा ये इमरजेंसी की कॉल आती है. एंड दैट और फिर वो जो उसकी इम्यूनिटी है वो सारी इम्यूनिटी
किस में यूटिलाइज हो जाती है, टू फाइट विद दैट नेगेटिव एनर्जी जो कि आपने सिग्नल की अपनी बॉडी को, ठीक। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक तो आपकी इम्यूनिटी उस चीज़ के साथ फाइट कर लेती है, फिर आपकी मेंटल इम्यूनिटी तो कम होती है, आपकी फिजिकल इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, एंड यू आर मोर प्रोन टू हैव मतलब यू आर मोर प्रोन टू फॉल सिक, ठीक है। कई दफ़ा ये जो पैल्पिटेशंस है, दे आर द फॉल्स अलार्म्स, जैसे आपको हार्ट अटैक की फीलिंग आती है कि मतलब जैसे है, तो योर बॉडी वो कहते हैं कि इफ़ यू विल नॉट take rest for your body will make sure to take that rest, ठीक है। तो it goes with brain as well कि if you're not giving the rest to brain तो it will make sure कि वो rest ले। तो so it can come in form of any disease where you have to sort of like take a rest. Yes, तो वो जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो मैनिफेस्ट होती है, और ये मतलब इसमें कोई, ये साइंस भी इसको प्रूव करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल विद हु हैव हाई स्ट्रेस इश्यूज, ठीक है, उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेज एज कम्पेयर टू, जिसको हम विल पावर भी कहते हैं ना। विल पावर क्या है कि हम कहते हैं कि जब आपकी विल पावर अच्छी होगी तो आप ज़्यादा बीमारी से लड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। हमने हमेशा सुना है। वो क्या होता है, वो एक्चुअली इट इज़ द पॉजिटिव एनर्जी, जो आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी है। विल पावर वही चीज़ है ना कि डेस्पाइट द सिचुएशन इट्स अगली, बट योर माइंड इज सेइंग कि नो, यू इतनी अगली सिचुएशन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन वी विल सम हाउ गेट थ्रू इट, दैट इज़ विल पावर, ठीक है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी। अब एक बंदे की बॉडी जो है उसको ब्रेन कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सिग्नल्स दे रहा है कि क्योस है, प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, यू हैव फॉरगॉटन मी, वो जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो कॉन्स्टेंटली आपको पोक कर रहा है, तो वो कैसे आपको याद कराएगा, वो ट्रांसलेट होगा आपकी बॉडी में कि केटर मी। तो वो ये चीज़ है कि व्हेन वी लीव इमोशंस अनकेटर्ड, वो हम लोग तो हमें लगता है कि इनकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है लाइफ में। वही मैंने आपसे पहले कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इट डजेंट काउंट इन आवर सोसाइटी। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना, सबसे पहले वही है एक्नॉलेज करना। हम कहते हैं कि जी सब ऐसे ही बड़े हुए हैं, सब ऐसे ही होते हैं, एंड इट इज़ राइट। तो इसमें मुझे लगता है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम खुद को चेंज करना एक पेनफुल प्रोसीजर है, तो हम कहते हैं कि हमें खुद को चेंज ना करना पड़े, लेकिन हमें रिजल्ट्स मिल जाए। इसमें वो आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ओबेसिटी, अच्छा इसमें ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा जो है वो होती है इस तरह के केसेस में। क्यों? क्योंकि आप इम्पल्सिव ईटिंग करते हैं, आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, आप इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, आप इम्पल्सिव ईटिंग करते हैं ताकि यू फॉरगेट दैट, एंड सो दैट हैपेंस मोस्टली व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस। यस, और वो क्या होता है कि वो आपके हार्मोन्स जो है ना, वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। वो जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो फॉर द टाइम बीइंग यू फील गुड अबाउट इट, या आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या यू फील गुड अबाउट इट। तो वो क्या करते हैं, वो आपका पैटर्न बन जाता है। जैसे ही आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपकी, और एक ये है कि जब आप स्ट्रेस में हो, योर बॉडी इज़ वर्किंग मोर, तो इट विल क्रेव फॉर कार्ब्स। नॉर्मली आपको कार्ब्स की क्रेविंग होती है, तो वो इसीलिए, अच्छा अब इसमें, और वो ओबेसिटी, अब जब वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अगेन ओबेसिटी इज़ एन एडिंग फैक्टर इन डिप्रेशन। कि जो आपका डिप्रेशन है, अगर आप ओबीस हैं और आप जो हैं वो आपकी डाइट या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जैसे जो डिप्रेशन की वजह, अब ये जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपको डिप्रेशन है जिसकी वजह से आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, ठीक है। और इन दोनों की वजह से, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं और डाइट अच्छी नहीं है, तो आपको डिप्रेशन होगा, यानी दोनों एक दूसरे में ऐड करते हैं। तो एक तरह से पैराडॉक्स बन जाता है, एग्जैक्टली, यू गेट इनटू अ विशियस सर्कल जो चलता रहता है। तो वो उसको ब्रेक करना, और इस चीज़ की मोटिवेशन होना, मोटिवेशन टू, हमारे यहाँ पे मोटिवेशन है कि अगर इफ़ यू हैव 1 लाख रुपए तो उसको 2 लाख कर लो, 2 है तो उसको 5 कर लो। ये मैं ये नहीं कह रही कि पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन पैसा इज़ नॉट लाइफ। ये हमारे पास हर ब्रांड के कपड़े, हमारे बच्चे के पास सारी दुनिया के खिलौने हो, आप उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाएं, उसको अपने हाथों से खिलाएं, लेकिन अगर आप उसको सेफ स्पेस नहीं दे रही टू बी व्हाट दे एक्चुअली आर, they will turn out to be people who are anxious, who don't know how to deal with their emotions, and who are either emotionally frustrated, या फिर वो ये होगा कि उनकी जो है वो अंदर बहुत सारा एग्रेशन जो है वो, खैर फ्रस्ट्रेशन यही है कि आपके अंदर बहुत सारा एग्रेशन ट्रैप्ड है जो कि डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो एग्जिबिट होगा। तो ये आई एम येट टू सी अ पेरेंट who has allowed their children to be what they are with healthy boundaries, ठीक है, with healthy stress and with वो healthy shame। तो आई एम येट टू सी कि उनके बच्चे जो हैं वो ऐसे बहुत टॉक्सिक निकले। नो, इट इज़ ऑलवेज, जब भी आप कोई टॉक्सिक बंदा उठाएंगे, आप उसका हाउस होल्ड देखेंगे, इट विल बी टॉक्सिक।
एक अच्छे बंदे का जो नॉन टॉक्सिक है उसका हाउस होल्ड भी टॉक्सिक हो, उसके प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट से आए या टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने वो पैटर्न चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन कोई ऐसा हेल्दी इंसान जो कि इमोशनली साउंड है या मतलब अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान डजंट काउंट पीपल प्लीज़र, जो कि अपने इमोशन से अवेयर है। कोई भी ऐसा इंसान आप उठाएंगे, आप उसको पीछे से देखेंगे, कोई भी टॉक्सिक इंसान है ना, आप उसको उठाएंगे, यू विल सी कि उसका जो फैमिली जिधर वो मतलब जहाँ पे वो पला बढ़ा है, दैट हैज़ बिन टॉक्सिक। वरना टॉक्सिसिटी वो फिज़िक्स का लॉ है, whatever you absorb you radiate that. तो जो आप थ्रू द चाइल्डहुड या 20-25 साल तक आपने एब्जॉर्ब किया, आप वही रेडिएट करेंगे। तो जब वो आपने टॉक्सिसिटी एब्जॉर्ब की है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बहुत हेल्दी चीज़ें एब्जॉर्ब की लेकिन आप रेडिएट टॉक्सिसिटी कर रहे हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जनरली द काइंड ऑफ पीपल यू कम अक्रॉस एट वर्क प्लेसेस या रिलेशनशिप्स में भी जहाँ पर वो टॉक्सिसिटी आपको नजर आती है, तो वो डीपली रूटेड होती है आपकी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। एग्जैक्टली, नॉट इवन अर्ली चाइल्डहुड, स्पैन बहुत बड़ा है ना। आप 3 साल की उम्र में स्टार्ट हुए, आप वो टॉक्सिसिटी को एक्सपीरियंस करना, 7 साल की उम्र में आके आपको वो याद रहना शुरू होएगी टॉक्सिसिटी। 7 years टू गुड 22-23 years तक की एज में आप एक कांस्टेंट क्योस में रह रहे हो, ठीक है। तो आप खुद बताएं, वो चाइल्डहुड, अगर 10 साल की उम्र में शायद आप उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में से निकल जाएं, तो देयर इज़ अ हाई चांस एंड यू गो इन अ सेफ इन्वायरमेंट, देयर इज़ अ हाई चांस कि आप जो है वो अपने जब आप उस अच्छे इन्वायरमेंट में जाएंगे तो यू रियलाइज़ कि आपको तब रियलाइज़ होगा कि मैं कितनी ज़्यादती में जी रहा था या मेरे साथ कितना बुरा हो रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ जो है इट कैन हेल्प यू। जब भी आपने टॉक्सिक पैटर्न आपको रियलाइज़ हो जाए ना कि ये तो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, मेरे साथ जो हुई, ये जो मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ द डे व्हेन द चेंज कैन अकर। वो 20 साल पे हो, 25 साल पे। लेकिन अगर आप इग्नोरेंट हैं कि यू आर टॉक्सिक, ठीक है, जो इग्नोरेंट हैं, जो दे आर लाइक हाँ ठीक है हम ऐसे ही हैं, वी हैव बीन बॉर्न लाइक दिस, या हम है शुरू से ऐसे ही हैं, वो वही लोग होते हैं जो पीछे जनरेशनल टॉक्सिसिटी लेके आ रहे होते हैं। अच्छा। जो आप देखें बहुत पैसे की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, आप उनके पेरेंट्स से बात करेंगे वो भी मटीरियलिस्टिक होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फैमिली, हाँ ये जनरेशनल है। और इसी तरह जिस तरह आपने मेंशन किया था कि जो डिप्रेशन भी है, दैट कैन ऑल्सो बी इंटरजनरेशनल। आई वाज रीडिंग समवेयर के जो द काइंड ऑफ ट्रॉमास फॉर एग्जांपल पीपल गो थ्रू, वो 3 नस्लों तक चलता है। तो जिस तरह हॉलोकॉस्ट का इंसिडेंट हुआ, तो वो वहाँ पर भी 3 नस्लों तक उसका इम्पैक्ट रहा। तो यहाँ पर भी मतलब बहुत सारे इस तरह के जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हुए हैं, दैट स्टेज। अच्छा, सो वन ऑफ द थिंग्स दैट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने मेंशन की वो ये कि जो जिस तरह 7 साल की एज तक जो है वो हमें याद रहना शुरू होते हैं कि कौन से बचपन के इंसिडेंट्स हैं, जो अर्ली ऑन अगर आप इफ़ योर एनवायरनमेंट इज़ चेंज्ड तो वो चीज़ें पर्सनालिटी में उस तरह से नहीं आती हैं। बट अगर 22-23 साल तक की एज में आप इफ़ यू बीन थ्रू अ कंसिस्टेंट टॉक्सिक एनवायरनमेंट, और सो व्हाट डज दैट मीन टू द रिलेशनशिप्स जहाँ पर पार्टनर्स जो हैं दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू चेंज देयर better halves? You cannot change anybody, and that too when they are not willing to, ठीक है। इंसान चेंज कब होता है? या तो वो फियर में चेंज होता है, ठीक, कि उसको फियर होता है। जैसे फीमेल्स मोस्टली दे चेंज इन मैरिजेस क्योंकि उनको फियर होता है ऑफ अबेंडनमेंट, कि वी विल बी अबेंडेंड, ठीक। अदर देन दैट, और वो भी ये होता है कि वो वक्ती, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो 15 साल वाला वो उनके दिमाग में क्लॉक होती है कि 15 साल तक बर्दाश्त करना है एंड देन वी विल चेंज। आप देखें अपने आप को, अब जैसे फॉर इंस्टेंस आपने या मैंने अपने अंदर एक बिहेवियर देखा है दैट इज़ टॉक्सिक, कि मैं फॉर इंस्टेंस मैं किसी की तारीफ़, मैं किसी से सॉरी नहीं कर सकती, फॉर इंस्टेंस दिस इज़ समथिंग दैट इस चीज़ को मैं आई थिंक टुडे कि मैं इसको बदलूँ। मेरी विल है, मैं खुद चाहती हूँ, मैंने खुद रिकग्नाइज़ किया, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 6 months, मे बी अ ईयर, मे बी 2 years टू चेंज माई सेल्फ, ठीक है, जिसमें इंट्रिंसिक ड्राइव भी मेरी अपनी है। अ प्लेस वेयर द अदर पर्सन डजेंट थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज़ बैड, ठीक। पॉइंट नंबर 1 तो ये है ना कि आप समझोगे ये बैड है। जब आप कह रहे हो कि ये होता ही ऐसे है तो बैड हुआ नहीं, ठीक। तो आप पहली बात है आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, फिर आपके अंदर खुद से कोई ड्राइव है ही नहीं उस चीज़ को चेंज करने की। दूसरा बंदा आपको नहीं बदल सकता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मियाँ बीवी दे नीड टू रियलाइज दिस, कि ना तो मियाँ बीवी का पेरेंट है ना बीवी मियाँ की पेरेंट है। पेरेंटिंग हो चुकी,
आप किसी को पेरेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो आप ये कहते हो, वो गुड गर्ल सिंड्रोम में हमेशा कहते हो फीमेल्स को लगता है मैं अपने प्यार और अच्छे जो है उससे जो आई विल गिव सो मच लव, लेकिन आप ये देखें कि तो वो बदल जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, इफ ही इज़ फ्रॉम अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो ही डजंट हैव दैट ही इज़ नॉट वेरी रिसेप्टिव ऑफ लव, ठीक है। वो अपेरेंटली आपको भी लगता है कि वो लव उस तक पहुंच गया, उसको भी लगता है, बट उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कि यू कैन नॉट ब्रेक दैट शील्ड अनलेस कि वो, यही वाली बात है कि वो बाहर से दरवाज़ा खोलना बहुत मुश्किल है जब तक अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू चेंज देमसेल्व्स, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू लीव दैट प्लेस और यू योर सेल्फ डिवाइस वेज कि जहाँ पे आप को एग्जिस्ट कर सकते हो। आप ये नहीं, अगर कोई बंदा है वो गैस लाइटिंग करता है तो आप कहो कि वो गैस लाइटिंग छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अगर वो गैस लाइटिंग कर रहे हैं एंड यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट गैस लाइटिंग, या आप अपनी ये बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो कि इफ़ द अदर पर्सन इज गैस लाइटिंग मी, आई विल लीव दैट प्लेस एंड आई विल नॉट एंटरटेन दैट गैस लाइटिंग, ठीक। दिस इज़ वॉट यू कैन डू, ठीक। लेकिन अगर आप ये कहो कि वो गैस लाइटिंग छोड़ देगा, नहीं। और फिर बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स आती हैं, लेकिन फलां के हस्बैंड ने तो ये चीज़ छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो जो रिएक्शन था ना, बहुत सारे जो इस तरह के क्योटिक हाउसेस से आते हैं उनमें फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। तो बहुत जगह जब उन्हें ये लगता है ना कि दे विल बी, ये वो एंड पॉइंट आ गया जिसके बाद दे विल बी लूजिंग देयर स्पाउस, दैट इज़ द पॉइंट वेयर दे चेंज। Again, the drive is fear. So, but like what you're saying is कि इसका कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है एक आपकी एज के साथ. Change can occur. Yes. No matter like what your age is. अच्छा. So like does that mean कि आपकी personality भी change हो सकती है? Change comes when you are willing to change yourself. It's about will. आप इफ़ यू आर सीइंग एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, आप कहते हो कि आप में सख्ती है, ठीक है, आप या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक। You can find healthier ways to vent that anger. उसको किसी जगह उस एनर्जी, गुस्सा क्या है, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, आपको उसको चैनल करना आना चाहिए। When you are channeling it properly, जैसे गुस्सा आता है तो many people they hit gyms, ठीक है, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, या इवन बाहर आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंट्री, देयर इज अ कंट्री जहाँ पे प्रॉपर क्रॉकरी मिलती है एंड देयर इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन गो बाय दैट क्रॉकरी एंड दे कैन ब्रेक दैट टू जस्ट वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन, ठीक। तो अब देखा जाए तो ये होता है कि ये तो आप वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल दिस इज़ नॉट प्रमोशन ऑफ वायलेंस, इट इन एक्चुअल दिस सबसाइड्स द वायलेंस, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपने चैनलाइज कर दी, ठीक। तो आप अगर मतलब पर्सनैलिटी का अगर आप कोई खुद सोच लेते हैं कि आई हैव टू चेंज दिस थिंग इन माई सेल्फ, ओनली देन दैट चेंज कैन अकर। Right. चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी में हो, चाहे आप कहो कि मैं मतलब इंट्रिंसिकली है, या वो इंसान खुद चाहे तो खुद को बदल सकता है। किसी दूसरे के कहने पे कोई इंसान नहीं बदलता अनलेस के कोई ड्राइव हो, जैसे फियर ड्राइव हो गया या पीपल प्लीजिंग जैसे ड्राइव हो गई वो, लेकिन वो चेंज ऐसा होगा क्योंकि वो दिल से नहीं है, तो वो कुछ अरसा होगा, दे विल रिवर्ट बैक। जो हम बहुत सारे सुनते हैं ना कि 6 महीने हस्बैंड जो था वो बहुत वर्बली अब्यूजिव था, लड़की ने जगह छोड़ दी, 6 महीने लड़के ने नहीं किया, ही विल स्टार्ट डूइंग दैट अगेन इफ ही इज़ नॉट थिंकिंग दैट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग एंड ही हैज़ जस्ट कम्युनिकेटेड विद यू बिकॉज ही वाज हैविंग दैट फियर ऑफ अबैंडनमेंट। उसने कहा चलो मैं सॉरी कर देता हूँ ताकि ये वापस आ जाए। अगर वो एक्चुअल सॉरी नहीं थी तो वो 6 महीने बाद उसका पैटर्न दोबारा आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो 6 महीने उस पैटर्न को सबसाइड कर रहा है। इंसान कब तक कर सकता है, उसके बाद वो दोबारा एग्जिबिट करेगा। तो जब तक खुद अपने अंदर नेचुरल ड्राइव नहीं है आप नहीं बदल सकते। ये तो चलो रिलेशनशिप्स की बात हो गई, बट जनरली जो एक आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है बचपन से लेके 25-30 साल की एज तक, कितना मैसिव चेंज आप कैन यू ब्रिंग इन टू दैट पर्सनैलिटी लेटर ऑन इन लाइफ? You can entirely change yourself. अच्छा, I believe in this, yes. Right. लेकिन वो चीज़ है कि प्रोसेस अगेन इट्स पेनफुल, इट्स स्लो। ऐसा नहीं होगा मैं आज सोचूं कि आई विल बी, जैसे आप ये देखें इट्स जस्ट लाइक कि आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं। 25 साल आपके कोई ईटिंग हैबिट्स रहे हैं, ठीक है, आपके घर में लेट्स से कि आपके घर में अनहेल्दी फूड आता है, आप वेजिटेबल ऑयल में यूज टू हैं, आप क्या कितना टाइम लगेगा, आपको साल या 2 साल लगेंगे। यू कैन चेंज योर ओवरऑल डाइटरी प्लान, ठीक है, आप अपनी बिल्कुल उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, आप रात को लेट तक जागते हैं, अब आपकी बायोलॉजी वो जो अब आपकी क्लॉक है वो इस पे सेट हो गई है कि जी आपने रात को 12 बजे जागना है, सुबह 6 बजे तक एंड देन यू विल स्लीप, तो वो सेट, बट इट टेक्स 6 months ऑलमोस्ट टू चेंज दैट स्लीप साइकिल। राइट। इसी तरह जो आपका बिहेवियर है, जब आपने प्रॉब्लम पकड़ ली ना, आधी प्रॉब्लम तो ही सॉल्व होगी कि ये मेरा पैटर्न है, दैट इज़ नॉट
हेल्पिंग मी इन एनी सेंस. जैसे वो हेल्दी स्ट्रेस जो है ना वो ये है कि जैसे आपके अंदर गुस्सा है बट दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, गुस्सा आपकी हेल्प भी तो करता है कि जब आपके साथ कोई गलत चीज़ कर रहा है, ठीक है, समबडी इज़ ट्राइंग टू वायलेट योर राइट, तो आपको गुस्सा आता है, तो ये हेल्दी है, दिस इज़ हेल्दी. हाँ, अगर आप उस गुस्से को रॉन्ग, आपको हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट इज़ रॉन्ग. तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पीपल जो कि आमतौर पे पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, एंड बहुत सारी जो चीज़ें हम आमतौर पे ज़िंदगी में फेस कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं लेके हमारी जो पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं. किसी को लाइक अगर एंगर इश्यूज़ हैं या इवन जो टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं या दूसरे सॉफ्ट स्किल्स के इश्यूज़ हैं, और इवन some people are not even more expressive in terms of their feelings. तो वो जो भी whoever is going through whatever issues pertaining to their personality, what advice would you give out to them? I was talking to a client, तो उनकी जब वो टैपिंग की, he was having a suppressive kind of nature. He said कि मैं अपने emotions express नहीं कर सकता या मैं communicate नहीं कर सकता. And we were tapping and it translated back to when he was 9 years old. And he felt कि his father they were doing something, शायद गाड़ी का कोई काम, and he did something in a wrong way. And he said that there is a lot, the kind of way my father was looking at me and जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहे थे, that is causing me so much of shame कि मैं जो हूँ वो मतलब दैट ट्रामा. अब वो नॉर्मली वो बंदा कहता है कि मुझे बात याद भी नहीं है, बट दैट थिंग वॉज देयर इन हिज सबकॉन्शियस. तो वो ट्रिगर को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है. अब वो जब ट्रिगर आया, अब व्हेन एवर नॉर्मली ये होता है कि जब आपका ट्रिगर सामने आया है तो वी टॉक अबाउट कि आप जाओ वहाँ पे उस बच्चे से पूछो what does that kid want to do. And that 9 years old जब मैंने पूछा तो he said कि वो बच्चा चाहता है कि जो मेरे सामने खड़ा आदमी है ना, मैं इसका सर फाड़ दूँ. ठीक है, एंड आई शुड जस्ट रिप हिम ऑफ क्योंकि ही हैज़ जस्ट रिप माई सोल. ठीक है, जो टॉक्सिक शेम की अगेन बात. तो आई सेड कि यू आर अलाउड टू डू दैट ताकि उस चीज़ को एक क्लोजर मिले. ठीक, तो बहुत दफ़ा ये है कि आपको अपना ट्रिगर समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ स्टेम कहाँ से हुई है. जैसे मैंने आपको ईटिंग का भी कहा ना, तो स्ट्रेस ईटिंग भी बेसिकली एक तो होती है नॉर्मल स्ट्रेस ईटिंग कि आप किसी स्ट्रेस में हो तो आप खाने लग जाते हो. एक होता है कि जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव सम थिंग्स एसोसिएटेड इन पास्ट. तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करना कि आपका ट्रॉमा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जब तक आपको वही छत चपकने वाली बात कि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपका ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, यू कैन नॉट सॉल्व दैट. तो पहले तो आपने वो सिरा पकड़ना है. ठीक, ऑब्वियसली समटाइम्स इट गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड यू नीड समबडी सपोर्ट. तो देयर आर सपोर्ट सिस्टम्स, लाइफ कोचेस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं. ठीक है, तो ये वाली चीज़ इस तरफ जाना, इस टैबू को रिमूव करना कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो ये जो है यू आर मैड या आपके साथ कोई बहुत बड़ा मसला है. अब ये इसके साथ बहुत शेम अटैच्ड है कि अगर एक पार्टनर ये चीज़ करना भी चाहता है ना, वो एक्सेप्ट करता है कि अच्छा मुझे लगता है मैं थेरेपी लेना चाहता हूँ, तो दूसरा पार्टनर ना वो गैस लाइटिंग में आ जाता है या वो ना उसको ना एक वैलिडेशन मिल जाती है कि हाँ तुम में मसला है, एंड ही गेट्स डिफेंसिव कि हाँ मेरे में तो कोई मसला नहीं है. अब ये भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स है कि जी आपके अंदर को आप परफेक्शनिस्ट हो या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट ट्रू. तो वो जो है वो उसको शेम करते. तो बहुत सारे लोग थेरेपी में इसलिए भी नहीं जाते कि जो उनका रिस्पेक्टिव स्पाउस है वो उनको शेम करता है इस चीज़ पे कि आप तो पागल हैं, या वो जैसे जो भी बात है, हाँ तुम्हें तो वैसे भी थेरेपी की ज़रूरत है, जैसे वो टॉन्ट करना. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि जैसे वही वाली बात है कि अगर आपके सर में दर्द है तो आप डॉक्टर से पैनाडोल लेके आते हैं. लाइकवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू नीड टू कंसल्ट देम. ठीक है, साइकाइट्रिस्ट का ये है कि अगर आपकी एक सर्टन अमाउंट से, अगर एक सर्टन जगह से ऊपर चला गया, वेरी जो है वो इनटॉलरेबल हो गया आपका ट्रॉमा, तो आप साइकाइट्रिस्ट से दवाई की मदद लेते हो. अदरवाइज आप काउंसलिंग में जाते हो या आप लाइफ कोच के पास जाते हो जो आपको बताता है कि आपने बेसिकली दे हेल्प यू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम क्या है, आप किस जगह पे लैकिंग और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है. जब तक आप इस सेल्फ वर्क पे नहीं आएंगे ना, तो ये पैटर्न जो है ये ऐसा नहीं होगा कि आपको आज गुस्सा आया, शाम को आप बैठ के अफसोस करें कि यार मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट द नेक्स्ट डे यू आर रिपीटिंग दैट, क्योंकि वो एक पैटर्न है. उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए यू नीड टू प्रोब इन योर पर्सनैलिटी. यू हैव टू गो इनसाइड योर पर्सनैलिटी. आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, आपको अपने
आपसे बात करनी पड़ेगी आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे। आप 4 साल के हो, आप 10 साल के हो, 12 साल के हो, 20 साल के हो, आपको उन बीइंग्स से बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू सी कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और कैसे, कहाँ पे किस चीज़ को क्लोजर नहीं मिला है जिसको आपको क्लोजर देना है। तो इट इज़ पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा जो है ना। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर जो जैसे हम वो कहते हैं कि कचरे में बैठ के ही कचरा साफ़ हो सकता है, आपके हाथ पाँव गंदे होंगे, ठीक है, व्हेन यू आर क्लीनिंग समथिंग। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप अपने अंदर क्या मेस क्लीन करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गेट इनटू दैट मेस। जब तक आप उस मेस में जाके उसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे, नथिंग विल चेंज। कुछ भी अपेरेंटली सुपरफिशली आप जो मर्जी कर लो, आप ग्रैटिट्यूड, अब बहुत सारे ये कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ लें, आप ग्रैटिट्यूड जो है प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है ही नहीं, ठीक है, हाँ ये है कि आप अफर्मेशंस दो, लेकिन वो ये चीज़ है कि वो आपकी हीलिंग जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आपको मसला पता होगा। अगर आपको मसला ही नहीं पता कि कहाँ से मुझे ये क्यों हो रहा है, वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, तो आप यू कैन नॉट गो टू वो वाली चीज़। आप देखें बीमारियाँ भी होती हैं हमें, जब हमें पता चल जाता है ना, अब जैसे किसी को लेट्स से कि किसी की कोई गिल्टी है, तो एक बहुत जो है ना वो सिचुएशन क्योटिक हो जाती है कि कैंसर ना हो, कहीं कैंसर ना हो। बट वंस जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाती है उसमें है कि कैंसर नहीं है, या ये भी आ जाए कि कैंसर है, तो एक डिफरेंट तरह की सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि चलो पता चल गया क्या है, नाउ वी कैन लीड टू द रिजल्ट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, तो वो आप खुद ही कर सकते हैं। मतलब आप अगर आपकी अपने अंदर विल है, कोई आपको नहीं करवा सकता वो रियलाइज। सो लाइक एट द कोर ऑफ इट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और फिर लाइक उसकी आई थिंक आइडेंटिफिकेशन से पहले भी वही एक्सेप्टेंस दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, एंड देन उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, एंड देन ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट इशू अंडरलाइंग जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, wherever that falls, और and then just stop being rude to people around you. You will never be rude to people if you are fulfilled from your inside. आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी सेल्फ इस्टीम पूरी, आपकी वो बात आपने कहा कि एक्सेप्ट करने की प्रॉब्लम, आपने सुना होगा तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, तुम्हारी वजह से मैंने ये कर दिया, यू आर द रीज़न आई हैव बिन डूइंग दिस। तो हम बहुत आराम से अपना ब्लेम जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं दूसरे बंदे पे। इसी वजह से हम सेल्फ वर्क भी नहीं कर पाते। अगर मैं हमेशा हर बंदे से कहती हूँ कि आप अच्छाई या बुराई खुद के लिए करें, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो अच्छाई और बुराई का सिस्टम ना बनाया होता ना, तो वी वुड हैव नेवर डन गुड टू एनीबडी। हम अच्छाई किसी के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसका सवाब मिलेगा। सवाब ना होना तो कोई भी अच्छाई ना करे, ठीक। हम बुराई क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें डर है कि हमें गुनाह मिलेगा। तो एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि वी आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और हम दूसरे के लिए अच्छा करें। आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहे होते, आप अपने आप के लिए कर रहे होते। इंसान फितरतन अपने आप के लिए करता है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, या वो एक लेडी थी वो कहती मैं लोगों को गिफ्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गिफ्टिंग करना, बट आफ्टर दैट ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि दे हैव नॉट रेसिप्रोकेटेड, या उस तरह से मुझे कहा नहीं कि तुम जो है कर रही हो। तो आई सेड दैट you should tell your mind that you are gifting। मैंने कहा आप क्यों गिफ्ट करती हैं फिर अगर आपको ऐसे लगता है? शी सेड कि मुझे अच्छा लगता है गिफ्ट देना। मैंने कहा तो टेल योर माइंड कि आई एम गिफ्टिंग हर नॉट बिकॉज द अदर पर्सन वांट्स दिस, और या अदर पर्सन इज़ इन नीड, हेल्प भी कर देती है। जैसे टेल योर सेल्फ दैट आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लाइक इट, मुझे गिफ्ट देना अच्छा लगता है, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। When you will make it about yourself, तो वो रेसिप्रोकेशन वाली जो चीज़ है ना, वो आपको फिर, तभी तो मैं कह रही हूँ कि जो कॉन्फिडेंट या लोग होते हैं या जिनकी एस्टीम्स हाई होती हैं, दे विल नॉट बी रूड टू यू, क्योंकि उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। उनको पता है मैं अच्छा इसलिए कर रहा हूँ, मैं इतना ही अच्छा, उनकी बाउंड्रीज डिफाइंड है। वो कहते हैं इससे ऊपर अगर मैंने अच्छा किया ना तो दिस विल अफेक्ट मी, तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। दे हैव दैट बाउंड्री, ठीक। और जो वो अच्छा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद जो है अच्छा फील कर रहे हैं उसके बारे में। तो जब आप अच्छाई बुराई को अपने इर्द गिर्द कर लोगे ना, तो यू विल बी मोर एम्पैथेटिक टू पीपल, I believe. This thing actually will take us into a deep rabbit hole if we start thinking about it. I think like a lot of things that we do in life, those thoughts, I mean the thoughts behind them are mostly selfish. Exactly. बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं लाइफ में, जो आप बात कर रही हैं कि अल्लाह ताला हमें सवाब देते हैं तो हम अच्छा करते हैं, वो सारी बातें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगी, बट अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट डू दैट बिकॉज ऑफ एनी
religious or any other reason. It's just like you mentioned, it's just because it makes them feel good. Yes. So that includes, अगर किसी ने कोई pet रखा हुआ है, किसी ने कोई plants रखे हुए हैं, including going for wedding. बहुत सारे लोग they want to get married because it makes them feel good. Going for children as well. Exactly. बहुत सारे लोग जो हैं they want to have children because it would make them feel good. It would make them feel relevant ना. आपको एक अनकंडीशनल लव आप फील करते हो कि आपका बच्चा, अब मैं वही कहती हूँ कि अगर आपने प्यार करना सीखना है या ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखना है ना, तो वो 1, 2, 3 साल के बच्चे से सीखो, 4, 5, जब तक आपने उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो टॉर्मेंट नहीं किया. आपका अगलीस्ट फेस देखता है आपका बच्चा, येट ही चूजेस टू फॉरगिव यू. he sees you doing immature things, yet he chooses to love you. तो अगर आपने अनकंडीशनल लव देखना है, हमेशा कहते हैं माँ बाप का प्यार अनकंडीशनल होता है. मैं कहती हूँ वो जो 4, 5, 6 साल का बच्चा होता है ना, जितना उसका अनकंडीशनल लव है ना, कि वॉट एवर यू वुड बी द मोस्ट बैड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बट ही विल लव यू. ठीक. और मतलब ये वाली चीज़ है कि आपका जो सेल्फ है ना, आपके सारी जो जिनके लिए रिलीजन ड्राइव नहीं है, सेल्फिश मोटिव्स हैं सबके. रिलीजन भी जो कहते हैं ना कि रिलीजन इज आवर ड्राइव, उनकी भी ड्राइव रिलीजन नहीं है, इट्स द सेल्फिश मोटिव. एग्जैक्टली. मतलब वही बात है ना कि आप नेकी कमाना चाहते हैं क्योंकि आप जन्नत में जाना चाहते हैं. एग्जैक्टली. यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू हेवन एंड अदर्स आर गोइंग टू हेल. यस, एग्जैक्टली. तो वो द मोटिवेशन इज ऑलवेज सेल्फिश. तो ये जो पीपल हु आर नॉट गुड टू अदर पीपल या हु आर पीपल प्लीजिंग, वो रिजेंटमेंट फील करते हैं इस चीज़ पे कि मैंने सबके साथ इतना अच्छा किया बट दे हैवंट. जो लोग फुलफिल्ड होते हैं फ्रॉम देयर इनसाइड, दे नो कि दे विल गेट सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. ठीक है. लेकिन उन्होंने किया इस नीयत से नहीं होता कि हमें रेसिप्रोकेट करो, क्योंकि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं. दे आर नॉट नीडिंग योर एनर्जी टू फुलफिल देमसेल्व्स. तो वो फिर वो बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं कि अगर वो अच्छा सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, तो अगर उन्हें कहीं लगेगा कि किसी के साथ अच्छा करके मैं अपने साथ बुरा कर रहा हूँ, तो वो नहीं करेंगे. ठीक है. क्योंकि उनका सेंटर उनका अपना आप है. तो वो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप जो है वो अपने आप के लिए अपने तमाम अमल को ना अपनी तरफ डायरेक्ट कर लें. कि मैं किसी के साथ, अब जैसे बहुत सारी औरतें कहती है, जैसे दे आर लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, दे हैव देयर रीजंस. किसी की फाइनेंशियल रीज़न होती है, किसी की जो रीज़न होती है नॉन सपोर्टिव जो होती है फैमिली होती है, किसी की रीज़न जो होती है वो बच्चे होते हैं. ठीक. किसी की, अच्छा वो बच्चों का कहती है, किसी की रीज़न सोसाइटी होती है. ठीक है. सोसाइटल प्रेशर. अब वो रह रही हैं और साथ में वो एहसान भी जता रही होती हैं कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ डेस्पाइट यू आर लाइक दिस. ठीक. तो वो चीज़ जो है ना यू नीड, और फिर ऑब्वियसली फिर वो विक्टिम मोड में ज़्यादा जाना शुरू. जब वो ये सोचें कि आई हैव डिसाइडेड टू लिव हियर बिकॉज ऑफ माई रीजन्स. ठीक है. तो यू कैन लिव ऑन योर टर्म्स एज वेल. कि आप कहते हो कि मैं अपनी वजह से रह रही हूँ, तो आई विल नॉट बी इंड्योरिंग दिस एंड दिस थिंग. तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका अमल आपकी तरफ डायरेक्ट हो, बजाय इसके कि दूसरे की तरफ डायरेक्ट हो. And so ultimately I think it takes us back to that question कि can we lie to ourselves? So probably yes, we can lie to ourselves. Whatever we वो it's about narrative building. जो narrative building है ना, अगर आपको वो करनी आती है ना, तो फिर आप अपने आप से झूठ साथ जो आप अपने आप से मनवाना चाहते हो आप मनवा सकते हो. तो yes, we can lie to ourselves. Amna, thank you so much for your time. I hope to see you soon again. Inshallah. Thank you for having me. Thank you.